नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी विपक्ष को जितना कमजोर करने की कोशिश करते हैं, उतना ही ज्यादा विपक्ष मजबूती से इन कोशिशों का जवाब देता है। फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर पर बीजेपी नेताओं के अजीब और आपत्तिजनक बयान, मोदी का खुद की वाहवाही करना या कराना और इसके साथ देश की तरक्की को लेकर किए गए बड़े दावों पर विपक्ष ने जो तर्क सामने रखे हैं, उसके बाद मोदी सरकार के सारे दावे खोखले दिख रहे हैं। आप जानते हैं कि कल नीति आयोग की बैठक में नरेंद्र मोदी ने 2047 के विकसित भारत की रूपरेखा तैयार की थी और आज एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ नरेंद्र मोदी की बैठक हुई। 2 दिन में 2 बैठकों में केंद्र और राज्य संबंधों पर अच्छा खासा मंथन सरकार ने किया है। फर्क यही है कि एक बैठक में गैर भाजपाई मुख्यमंत्री भी शामिल थे, जबकि दूसरी बैठक में मोदी ने एनडीए कुनबे को लेकर आयोजित की हुई थी ये बैठक और उसमें तमाम एनडीए के ही मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मौजूद थे। आज की इस बैठक में यानी एनडीए की बैठक में चर्चा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ऑपरेशन सिंदूर भी रहा। आप जानते हैं कि इस समय सरकार की तरफ से सर्वदलीय डेलीगेशन जो है वो ऑल पार्टी डेलीगेशन अलग अलग देशों में आतंकवाद पर भारत का रुख दुनिया के सामने रख रहा है और वहीं घर में इसे मोदी की निजी उपलब्धि की तरह पेश करने की तैयारी कर ली गई है, क्योंकि आज की बैठक में सशस्त्र बलों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस ऑपरेशन की सफलता के लिए बधाई देने वाले प्रस्तावों को पेश कर पारित किया गया। मतलब साफ है कि अब यह मुद्दा बिहार चुनाव में भुनाया जाएगा। वहीं बैठक में दूसरा अहम मुद्दा जाति जनगणना का रहा, जिस पर बीजेपी ने चुनावों से पहले अपना रुख बदल लिया है। इस पहल के लिए केंद्र सरकार की प्रशंसा करने के लिए भी एक प्रस्ताव पारित किया गया, यानी जाति जनगणना का प्रस्ताव पारित किया गया इस बैठक में। ये इसलिए कि नरेंद्र मोदी जी आपने बहुत बड़ा और अच्छा काम किया। साथ ही मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार की ये तीसरी वर्षगांठ है और इस वर्षगांठ पर तीसरी वर्षगांठ इस हिसाब से कि पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार इस ढंग से और इस पर प्रमुख कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर मंथन हुआ है और ये तय किया गया है कि इमरजेंसी की 50वीं वर्षगांठ को सभी एनडीए शासित राज्यों द्वारा मनाया जाएगा, ताकि लोगों को कांग्रेस पार्टी द्वारा लगाए गए आपातकाल की जो भयानक स्थिति थी उसकी याद दिलाई जा सके। तो मोदी की अध्यक्षता में हुई यह बैठक बता रही है कि इसका मकसद किसी भी तरह कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को कमजोर करना है, मगर इंडिया गठबंधन के तल्ख तेवर अब भी सरकार को परेशान कर रहे हैं, क्योंकि वहां से तथ्यों के साथ वार किया जाता है। आप याद कीजिए, कल राहुल गांधी ने यही बात अपने कार्यकर्ताओं को कही थी कि हमको तथ्यों के साथ वार करना है, क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग हैं, वो जो हैं वो ज्यादा पढ़े लिखे या कहें तो बेअकली की बात करने वाले लोग हैं। जैसे कल ही नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो हैं सीईओ BVR सुब्रमण्यन ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ताज़ा आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया है कि भारत अब विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। उन्होंने ये भी कहा कि आज भारत जापान से बड़ा है और केवल अमेरिका, चीन और जर्मनी ही उससे बड़े हैं। ये उपलब्धि भारत की बढ़ती वैश्विक आर्थिक ताकत और नीतिगत सुधारों का परिणाम हो सकती है। इस पर अब विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने इसी मसले पर नीति आयोग की रिपोर्ट पर जो कुछ कहा है, आइए जरा पहले सुन लेते हैं, चर्चा आगे बढ़ाएंगे। और नीति आयोग, भारत चौथी सबसे बड़ी शक्ति बन गया, बधाई हो नरेंद्र मोदी जी, आपको खूब खूब बधाई। लेकिन बात यह है कि क्या देश की गरीबी मिट गई? क्या 82 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज मिलना बंद हो गया और उनकी जगह पे उनके हाथों में रोजगार आ गया? बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन पहले पवन खेड़ा को सुनिए। उन्होंने बताया कि देश अब जो है नंबर की अर्थव्यवस्था जो है बन गई है। भाई, पर कैपिटा इनकम पे थोड़ा बात कर लें। अमीर और गरीब के बीच में बढ़ती हुई खाई के बारे में बात कर लें। जो मध्यम वर्ग ईएमआई देने के संघर्ष में जूझ रहा हो उसके बारे में बात कर लें। एमएसएमई सेक्टर के बारे में बात कर लें। 45 साल का बेरोजगारी का जो रिकॉर्ड टूटा है उसके बारे में बात कर लें। फिर तो हमको समझ में आए कि साहब आपके जो चमक धमक वाले आंकड़े हैं उसका प्रभाव आम आदमी पर भी पड़ रहा है। आम आदमी का जीवन, मध्यम वर्ग का जीवन, जरा उस पर चर्चा करिए ना। ये कह देना साहब इससे आगे बढ़ गए, उससे आगे बढ़ गए, सबसे आगे बढ़ गए साहब, लेकिन देशवासियों से तो पूछिए वो कितना आगे हैं, कितना पीछे हैं। बिल्कुल। और इधर शिवसेना यूबीटी के विधायक आदित्य ठाकरे ने तो कहा है कि विकास दिखता नहीं है और कुछ पूछो तो कहेंगे कि भजिए तलो, पकौड़े तलो। आइए जरा सुन लीजिए आदित्य ठाकरे को।
के चौथे नंबर पे हमारी इकोनॉमी आ चुकी है, 4 ट्रिलियन इकोनॉमी। खुशी है, इकोनॉमी बढ़ते जाए, लेकिन इसी के साथ रोजगार भी बढ़ते जाए, लोगों की आमदनी भी बढ़ती जाए और लोगों में खुशी भी बढ़ते जाए। क्योंकि आज अगर आप देखें तो सबसे बड़ी दिक्कत इस देश में बेरोजगारी है, सबसे बड़ी दिक्कत इस देश में महंगाई है, और यही है कि सरकार इस पे सीरियस है कि नहीं पता ही नहीं चलता। क्योंकि अगर किसी को पूछे सरकार में कि क्या करना चाहिए तो कहते हैं भजिया तलो। तो कहते हैं कि भजिया तलो। तो विकास में जापान को पीछे छोड़ देने का जो दावा है, और उस दावे पर विपक्ष ने सरकार को आईना दिखा दिया है। और वहीं बीजेपी के कथित राष्ट्रवाद की पोल तो खुद बीजेपी के नेता ही खोल रहे हैं। कल ही बीजेपी सांसद रामचंद्र जांगड़ा का पहलगाम पीड़ितों को लेकर खराब, बहुत ही गंदा बयान आया था, आप याद कीजिए। वहीं आज हरियाणा के बीजेपी के पूर्व मंत्री ने क्षत्रिय समाज को लेकर विवादित टिप्पणी की है। जांगड़ा के बयान पर तो अब उनसे इस्तीफे की मांग भी की जा रही है। इस बारे में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज ट्विटर पर लिखा है कि भाजपा के नेताओं में पहलगाम के पीड़ितों और हमारी वीर सेना पर लांछन लगाने की होड़ चल रही है। आप देखिए इसमें। और भाजपा के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा के शर्मनाक बयान ने एक बार फिर आरएसएस बीजेपी की ओछी मानसिकता को उजागर कर दिया है। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने हमारी जांबाज सेना का अपमान किया, पर मोदी जी ने कोई कार्रवाई नहीं की। मध्य प्रदेश के मिनिस्टर विजय शाह ने हमारी वीर कर्नल पर भद्दी टिप्पणी की, पर आज तक बर्खास्त नहीं हुए। जब पहलगाम में शहीद नौसेना ऑफिसर की पत्नी को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा था, तब भी मोदी जी चुप थे। ये नरेंद्र मोदी जी और उनसे कह रहे हैं कि आप कहते हैं कि आपकी रगों में सिंदूर है, अगर ऐसा है तो आपको महिलाओं के सम्मान के लिए अपने इस बदजुबानी नेताओं को बर्खास्त करना चाहिए। वहीं इस मसले को ही आगे बढ़ाते हुए अखिलेश यादव ने भी आज ट्विटर पर लिखा है। अखिलेश यादव क्या लिख रहे हैं ज़रा उसको भी आपके सामने रखना चाहता हूं। और अखिलेश यादव लिख रहे हैं कि पहलगाम की पीड़ित महिलाओं के बारे में कहे गए भाजपा सांसद के इस कुत्सित बयान के लिए निंदनीय शब्द लिखने से निंदनीय शब्द तक को आपत्ति होगी। नारी वंदना की जगह नारी का अपमान, निंदा और हर संभव शोषण व उत्पीड़न करना ही भाजपा का असली चेहरा है, जो विभत्स भी है और बेहद शर्मनाक भी। ये बात यहाँ पर कह रहे हैं और कह रहे हैं कि भाजपा दल नहीं, नारी विरोधी मानसिकता का दलदल है। भाजपा दल नहीं यानी पार्टी नहीं, बल्कि नारी विरोधी मानसिकता का दलदल है, मड है, आप जानते हैं। तो विपक्ष के साथ साथ बीजेपी के अपने नेता भी मोदी के लिए बड़ी बाधाएं खड़ी कर रहे हैं। क्या मोदी इन बाधाओं को पार कर पाएंगे, ये एक मूल प्रश्न यहाँ पे है। लेकिन इन सबके बीच एक खबर इधर आज सुबह से बिहार की आई। बिहार से आप जानते हैं कि तेज प्रताप जो बड़े बेटे हैं लालू प्रसाद यादव के, उनके ट्विटर अकाउंट पर कल एक ट्वीट आता है जिसमें वो एक शेयर करते हैं, एक ट्वीट जिसमें कहते हैं कि 12 साल से हम और अनुष्का, वहाँ अनुष्का यादव का नाम आता है, एक महिला का, हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, और इसकी जानकारी साझा करते हुए वो ट्वीट करते हैं। इसके बाद उस ट्वीट को डिलीट कर देते हैं। आज फिर तेज प्रताप यादव का एक और ट्वीट आता है। वो ट्वीट क्या लिखते हैं इसके बाद ज़रा उसको स्क्रीन पर लाता हूं। और उस ट्वीट में लिख रहे हैं कि मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हैक एवं मेरे तस्वीरों को गलत तरीके से एडिट कर मुझे और मेरे परिवार वालों को परेशान और बदनाम किया जा रहा है। मैं अपने शुभचिंतकों और फॉलोअर्स से अपील करता हूं कि वे सतर्क रहें और किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। इसके बाद कई सारे फोटोग्राफ्स के साथ इनकी फ़ोटो और अनुष्का यादव जिनकी बात ये लिख रहे थे पहले, जिसमें कह रहे हैं कि इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को से इनके अकाउंट को हैक किया गया है। तो उनकी तस्वीरें काफ़ी तैरने लगी सोशल मीडिया में। लेकिन इसके बाद अचानक एक ट्वीट आता है लालू प्रसाद यादव का। लालू प्रसाद यादव काफ़ी दुखी मन से एक ट्वीट करते हैं। ट्वीट जरा स्क्रीन पर ले आइए। और उस ट्वीट में लालू प्रसाद यादव लिखते हैं कि निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारे सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष को कमज़ोर करता है। ज्येष्ठ पुत्र की गतिविधि, लोक आचरण तथा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं है। अतएव उपरोक्त परिस्थितियों के चलते उसे पार्टी और परिवार से दूर करता हूं। अब से पार्टी और परिवार में उसकी किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं रहेगी। उसे पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। अपने निजी जीवन का भला बुरा और गुण दोष देखने में वे स्वयं सक्षम हैं।
उससे जो भी लोग संबंध रखेंगे वो स्वविवेक से निर्णय लें। लोक जीवन में लोक लाज का सदैव हिमायती रहा हूं। परिवार के आज्ञाकारी सदस्यों ने सार्वजनिक जीवन में इसी विचार को अंगीकार कर अनुसरण किया है। धन्यवाद लिख रहे हैं। यानी यहाँ साफ साफ इन्होंने घोषणा कर दी कि निजी जीवन से और सार्वजनिक जीवन से यानी राजनीति से भी अपनी पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर रहा हूं और परिवार से भी बाहर कर रहा हूं। अगर आप इनके साथ किसी भी ढंग से किसी भी तरह से संबंध रखते हैं तो वह आपका अपना संबंध होगा, हमारे साथ कोई रिलेशन नहीं होगा, हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस प्रकार तेज प्रताप यादव को आज 6 साल के लिए पार्टी से और हमेशा के लिए परिवार से निकाल दिया गया। इसके बाद इसी अपने ही पिता के इस ट्वीट को कोट करते हुए रोहिणी आचार्य जो उनकी बेटी हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया और लिखती हैं कि जो परिवेश परंपरा और परवरिश की मर्यादा का ख्याल रखते हैं उन पर कभी सवाल नहीं उठते हैं। जो अपना विवेक त्याग कर मर्यादित आचरण व परिवार की प्रतिष्ठा की सीमा को बारंबार लांघने की गलती धृष्टता करते हैं, वो खुद की आलोचना का पात्र खुद ही बनाते हैं। हमारे लिए पापा देव तुल्य हैं। परिवार हमारा मंदिर व गौरव और पापा के अथक प्रयासों संघर्षों से खड़ी की गई पार्टी व सामाजिक न्याय की अवधारणा हमारी पूजा। इन तीनों की प्रतिष्ठा पर किसी की वजह से कोई आंच आए ये हमें कदापि स्वीकार्य नहीं। यानी अपने पापा की बात को आगे बढ़ाते हुए अपने भाई से यहाँ दूरी बताते हुए रोहिणी आचार्य इस ट्वीट को लिख रही हैं। इसके बाद इतना नहीं रुकता, यहाँ मामला जो है अब आ जाता है तेजस्वी यादव तक। तेजस्वी यादव से मीडिया के लोगों ने इसी मसले पर सवाल किया, तो तेजस्वी यादव ने क्या कहा है वो भी जरा देख लीजिए। देखिए, आप एक बात स्पष्ट है, ठीक है ना, जहां तक मेरी बात है, हमें ये सब चीजें ना तो अच्छा लगता है ना बर्दाश्त हम करते हैं। दूसरी बात, हम अपना काम कर रहे हैं, बिहार के प्रति हम समर्पित हैं और हम जनता के दुख सुख में हम भाग ले रहे हैं, जनता के मुद्दे को उठा रहे हैं। हम नेता विरोधी दल हैं। जहां तक मेरे बड़े भाई की बात है, राजनीतिक जीवन में निजी जीवन भी अलग होता है। तो निजी जीवन के फैसले और निर्णय, क्योंकि वो अडल्ट हैं, बड़े हैं, उनको अधिकार है, वो अपना निर्णय क्या उनका सही होगा क्या नुकसान होगा, ये अपना निर्णय वो खुद लें। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दल के नेता हैं, उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है, जो उनकी भावनाएं थी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। तो अब जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है और हमने अपनी भावनाओं को भी आप लोगों के सामने रखा है, वो निर्णय ले, क्या उनके लिए सही है क्या गलत है, लेकिन हम ऐसी चीजों को पसंद नहीं करते हैं और ना बर्दाश्त हम कर सकते हैं। ये बात जो है लोगों को समझाना चाहिए। अब वो क्या अपने निजी जीवन में कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये किसी से पूछ के तो नहीं करता है लोग, तो आप लोगों के ही माध्यम से भाई हमको जो है मीडिया में जानकारी मिली। तो सुन लिया आपने, यहाँ तेजस्वी यादव साफ साफ कह रहे हैं कि आप लोगों के जरिए ही, मीडिया के जरिए ही हमको ये जानकारी मिली, लेकिन मेरे बड़े भाई हैं तेज प्रताप और वो अपने निजी जीवन में क्या कुछ करते हैं वो जाने। लेकिन जब पार्टी की बात आती है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यानी लालू प्रसाद यादव जी ने जो फैसला किया है वो सही है, उस पर मुहर लगाते हुए यहाँ तेजस्वी यादव भी। तो एक तरफ बिहार की राजनीति में इसको लेकर, इस मसले को लेकर क्या हलचल हो सकती है। बिहार केंद्रित अब राजनीति धीरे धीरे होने जा रही है। इधर दिल्ली में 2 दिनों की जो बैठक हुई उसमें भी, और खासकर आज की जो बैठक हुई है उसमें भी पूरा फोकस नरेंद्र मोदी का बिहार दिखाई देता है। ऑपरेशन सिंदूर, फिर आज नरेंद्र मोदी ने मन की बात की, उसमें भी बिहार के खेल की उन्होंने काफ़ी तारीफ की और एक वीडियो भी साझा किया है जिसमें साफ साफ बिहार के खिलाड़ियों का कितना योगदान है देश के खेल में, ये उन्होंने उस वीडियो के जरिए बताने की कोशिश की है, यानी बिहार फोकस। इसके बाद जाति जनगणना, और उसमें जेपी नड्डा ने उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने जाति जनगणना की, उन्होंने कहा जात पात इन सब से हमारी पार्टी और हम लोग दूर रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी
जब सामाजिक न्याय की बात आती है, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, इन लोगों के उत्थान की बात, और उसमें कुछ चीज़ें जो छूट गई हैं उसकी बात, तो जातिगत जनगणना ज़रूरी है और उसको हम लोगों ने आज उसके लिए नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है, सरकार को धन्यवाद की इसकी घोषणा हो गई। तो ये बात, और उसके अलावा और यहाँ पर जो 50 साल होने जा रहे हैं इमरजेंसी के, उसको लेकर बार बार इमरजेंसी को लेकर लगातार चर्चा होती रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी इसको लेकर बहुत सारी बातें कह चुकी है, राहुल गांधी इस पर अपनी टिप्पणी दे चुके हैं, लेकिन इसको अब एक दूसरे ढंग से मनाने और लोगों तक पहुंचाने और कांग्रेस की खामियां बताने की कोशिश, यानी पूरा फोकस बिहार, और बिहार में लालू परिवार में जो हो रहा है इसका भी कितना असर होगा, ये सब कुछ यहां जानने की कोशिश हम करेंगे। और इन सब के बीच उधर शशि थरूर पहुंचे हुए हैं अमेरिका, उनका वक्तव्य, उनका बयान भी कुछ ऐसा आया है जो नरेंद्र मोदी को थोड़ा सा परेशान कर सकता है। चलिए इन सब की चर्चा हम करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि विपक्ष को घेरने की कैसी रणनीति बनाने की कोशिश कर रहे थे नरेंद्र मोदी, लेकिन अपनों के लिए, अपने जो हैं वो मोदी के लिए कैसे चुनौती बन रहे हैं, जिसमें साफ साफ आप देख रहे हैं कि बयानबाजियां कैसे होती रही हैं, खासकर जब आप ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आप अपनी पीठ थपथपाते हैं, तो उस ऑपरेशन सिंदूर को एक मुकाम तक पहुंचाने वाली जो हमारी सेना है उसके प्रति आपके नेताओं के बयान जो हैं उसको लेकर आपका क्या कहना है, ये भी तो एक सवाल उठता है। अभी तक आप चुप्पी क्यों साधे हुए हैं बयानबाजियों से? हालांकि एक खबर ये भी आई कि नरेंद्र मोदी ने तमाम नेताओं को कहा है इस बैठक में कि बयानबाजियों से और गलत बयानी से आप दूर रहें, लेकिन क्या सिर्फ इतना कह देने मात्र से, या मीडिया में 2-4 लाइन ऐसी खबरें चलवा देने मात्र से, हेडलाइंस चलवा देने मात्र से क्या आपका काम पूरा हो जाता है, या सिर्फ रस्म अदायगी है ये? चलिए चर्चा आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। जरा स्क्रीन पर हमारे तमाम साथी को देखिए, इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, हमारे साथी जयशंकर गुप्त जी हैं, हमारे साथ प्रेम कुमार जी बने हुए हैं, और फर्रा शाकिब जी हैं सीधे बिहार से। आप सबका स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। प्रेम कुमार जी, सीधे आपके पास आना चाहता हूं, बहुत कुछ रख चुका हूं, सीधी पहली टिप्पणी आपकी। जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो दिख रही होती हुई घटनाएं जो आपने सामने रखी, एक विदेश में गए हुए डेलीगेशन वो खबर है, दूसरा एनडीए की बैठक खबर है, तीसरा बिहार में घट रही घटनाएं हैं, और इस बीच भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरह से बयान दे रहे हैं, महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, ये सारी घटनाएं हैं। इसका अगर तारतम्य निकालें तो अब ये समझ लेना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, जारी रहते रहते बिहार चुनाव की तैयारी है। ये खुल्लम खुल्ला है, स्पष्ट है कि अपोजिशन जब कुछ बोलना चाहेगा तो भाई ऑपरेशन सिंदूर जारी है, और खुद एनडीए की बैठक करेंगे। आज ये समझिए कि एनडीए की बैठक में मोदी की प्रशंसा का प्रस्ताव पारित हो रहा है। भाई हम तो चाहते थे कि पूरी संसद में सेना की प्रशंसा का प्रस्ताव पारित होता, पूरी संसद से पाकिस्तान की निंदा का प्रस्ताव पारित होता, पूरी संसद से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का प्रस्ताव पारित होता, लेकिन देश बोले ये मोदी जी को गवारा नहीं है, उनकी पॉलिटिक्स को गवारा नहीं है। देश उनके लिए बोले ये उनकी पॉलिटिक्स है। ऐसे ही बीजेपी के नेता बयान नहीं दे रहे थे कि इस देश की सेना मोदी जी के नतमस्तक है, इस देश की जनता मोदी जी के नतमस्तक है। दरअसल उसी चीज को वो संदेश दे रहे हैं। एनडीए की बैठक करके आप नीति आयोग की बैठक बुलाते हैं तो वो एक अलग बात होती है, लेकिन आप अगर देश के सभी मुख्यमंत्रियों की बैठक बुला करके उनसे एक संदेश दिलवाएं कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, पाकिस्तान की निंदा के बारे में, सेना के पराक्रम के बारे में, तो इसका एक इंटरनेशनल मैसेज जाता। लेकिन आप ये न करा करके एनडीए के मुख्यमंत्रियों से मिलते हैं, एनडीए की बैठक करके एनडीए के घटक दल से मिलते हैं, और अब आत्म प्रशंसा का प्रस्ताव पारित कराते हैं।
तो राजनीति शुरू हो गई। आपने सही कहा कि मन की बात में जिस तरीके से बिहार फोकस में है, ऐसा पहली बार नहीं है। जहां कहीं भी चुनाव होता है वहां उस महीने वाले मन की बात में वो स्टेट जो है फोकस में आ जाता है। तो इस बार अब बिहार है सामने में, तो बिहार को मैसेज दिया जाने लगा है, तो ये बात भी सामने है। तो आज जो घटनाएं घटी हैं उनसे साफ ये पता चलता है कि अपोजिशन के नेताओं को आप डेलीगेशन में भेज रहे हैं और अपने नेताओं को, उन नेताओं को जिनकी कोई गंभीरता नहीं है, उनको वहां भेज रहे हैं। तो इस बात को थोड़ा गौर करके समझेंगे। आज देश से बाहर हमारे डेलीगेशन में सबसे गंभीर आवाज किनकी है? गंभीर आवाज शशि थरूर की है, गंभीर आवाज असदुद्दीन ओवैसी की है, गंभीर आवाज कनिमोझी की है। तो गंभीर आवाज जो है वो अपोजिशन से है। अपोजिशन दुनिया को बता रहा है कि भारत पीड़ित देश है, आतंकवाद का पीड़ित देश है, और दुनिया को ये समझना चाहिए कि हम आतंकवाद का शिकार हैं और पाकिस्तान की मदद नहीं करना चाहिए जो आतंकवाद को पोषित कर रहा है, वहां जहां आतंकवाद फल फूल रहा है। दूसरी तरफ निशिकांत दुबे जैसे बीजेपी के नेता इसी डेलीगेशन में हैं। लगातार 2 दिन से आयरन लेडी इंदिरा गांधी का मजाक बना रहे हैं, उनको छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्या बीजेपी ये चाहती है कि इंदिरा गांधी की ऊंचाई को छोटा करके नरेंद्र मोदी की ऊंचाई को बड़ा कर दिया जाए? अगर चाहती भी है तो आओ देश में पॉलिटिक्स करो भाई। देश से बाहर ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? देश से बाहर क्या कोई इंदिरा गांधी के कद को छोटा कर सकता है? लेकिन ये बिना नरेंद्र मोदी के इशारे के नहीं हो सकता। ये देश के खिलाफ काम करना है कि आप विदेश में गए हैं, सत्ता पक्ष से हैं, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है, तो आप उस जिम्मेदारी का पालन करने के बजाय आप इंदिरा गांधी को छोटा कर रहे हैं, अपने पूर्व प्रधानमंत्री को छोटा कर रहे हैं। तो जाहिर बात है जो कांग्रेस के लोग जो डेलीगेशन में हैं वो प्रेशर में आएंगे, कांग्रेस के लोग जो देश में हैं वो भी प्रेशर में आएंगे, उनको भी कुछ जवाब देना होगा। और ऐसी स्थिति में चाहे चुके निशिकांत दुबे ने 2 दिन से जो भी बातें की हैं, तथ्यों के बारे में तो बात ही नहीं करना, वो झूठी ही बात करते हैं। इसलिए तथ्य पर बात करना यानी गोल एक तरह से भटकाना है, ध्यान भटकाना है। तो वो ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। तथ्य तो छोड़ दीजिए, लेकिन सबसे बड़ा तथ्य कि फॉरेन की धरती पर अपोजिशन ही रिलायबल और रिस्पॉन्सिबल बिहेव करता हुआ दिख रहा है हिंदुस्तान की ओर से। ये इंपॉर्टेंट बात है और ये हिंदुस्तान के भीतर भी लोगों को और राजनीतिक दलों को ये अब साफ साफ समझ में आने लगा है कि ये राजनीति के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपना डंका पिटवा सकते हैं, अपनी प्रशंसा करा सकते हैं, लेकिन देश इनके सामने हमेशा पीछे है, राजनीति हमेशा आगे है। ये बात मुझे बोलने या आरोप लगाने की जरूरत नहीं है, ये आईने की तरफ साफ साफ दिख रहा है। जी 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 प्रशांत जी, क्या कहेंगे? यहाँ पर एक तरफ तैयारियां और तैयारियों के लिए ये जो बैठक हुई, कल भी बैठक बुलाई गई, आज भी बैठक, और उसमें भी खासकर जो आज एनडीए शासित राज्यों की बैठक, और नीतीश बाबू ने साफ साफ कहा कि मैं तो नीति आयोग की बैठक के लिए नहीं आया था, एनडीए की बैठक के लिए आया था। नीतीश बाबू को भी लग रहा था कि अब चूंकि बिहार का मामला है तो थोड़ा सा उसको और ढंग से देख लिया जाए, लेकिन तैयारियां इधर हैं। और दूसरा, विपक्ष के जो डेलीगेशन विदेश गया हुआ है, उस पर क्या सचमुच जो यहाँ पर बात कह रहे हैं प्रेम कुमार जी, एक प्रेशर भी, और जैसे शशि थरूर का बयान आया उधर अमेरिका से, न्यूयॉर्क से, और असदुद्दीन ओवैसी भी बयानबाजी कर ही रहे हैं और ठीक ठाक कर रहे हैं। इन लोगों को देखा जाए, इसको थोड़ा किनारे कर भी दें, लेकिन इंटरनल पॉलिटिक्स में नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स क्या यहाँ एक्सपोज हो रही है? ऑपरेशन सिंदूर हो या जाति आधारित जनगणना हो? जी देखिए राजीव जी, ये जब से ऑपरेशन सिंदूर शुरू भी नहीं हुआ, उसके पहले से पहलगाम की घटना के बाद जब मोदी जी विदेश में थे और सीधे वो बिहार पहुंचे, वो कश्मीर नहीं पहुंचे, तभी साफ हो गया था कि ये पूरा मामला
बिहार के चुनाव को की तरफ केंद्रित है। अब जरा मोदी जी के उसकी विवेचना करते हैं कि कितना शक्तिशाली हैं, कितने बचे रहे, अभी तक इनके पास क्या था, इनके पास सामान। एक इनके पास था विश्व गुरु की इमेज, टंका पिट रहा है। तो हमने देख लिया कि डंका कितना पिट रहा है। एक भी देश जो महत्वपूर्ण देश है वो आपके पक्ष में नहीं खड़ा हुआ। कोई ताइवान, कोई अफगानिस्तान, तालिबान का, ऐसे देश आपके पक्ष में आए। जहां आपके विदेश मंत्री गए और वहां के मीडिया को इंटरव्यू दिया, लेकिन उन देशों के किसी जिम्मेदार व्यक्ति ने आपका पक्ष नहीं रखा। हमने ये भी देखा कि विदेश मंत्री, पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद जी जापान गए। जापान वो देश है जो IMF के बोर्ड में है। उसने पाकिस्तान को IMF का लोन देते वक्त वोट किया, वहां पे समर्थन किया पाकिस्तान का। तो जो विश्वगुरु वाला एक तमगा इनके पास इन्होंने खुद ले रखा था, वो तमगा अब जमीन पर गिर चुका है, तो वो अब नहीं है। दूसरा 56 इंच। योगी आदित्यनाथ जो इस बैठक में थे, मुख्यमंत्रियों की बैठक में, योगी आदित्यनाथ 2024 के चुनाव के प्रचार में कई रैलियों में कह रहे थे कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो POK भारत का हिस्सा होगा 6 महीने के अंदर। तो सवाल उठेगा, जो बीजेपी का समर्थक वर्ग है वो इनसे ये POK वाली उम्मीद कर रहा था। तो सवाल उठेगा कि जी सीज फायर क्यों हुआ, इतना जल्दी क्यों हुआ, हासिल क्या हुआ सीज फायर का, और सीज फायर क्या अमेरिका के दबाव में हुआ? ये सवाल मोदी जी को घेरता रहेगा। तीसरा एक और बहुत बड़ी बात घटना हो रही राजीव जी, जो मोदी जी के पक्ष में हमेशा जाती रही, सिस्टम के अंदर का सपोर्ट। बहुत महत्वपूर्ण दो बयान आए हैं। एक पूर्व अभी रिटायर हुए मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना जी का। संजीव खन्ना ने कहा कि वो रिटायरमेंट के बाद कोई पोस्ट नहीं लेंगे, और जो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं देश के, गवाई साहब ने भी कह दिया कि वो रिटायरमेंट के बाद कोई पद नहीं लेंगे जी। ये बहुत बड़ा कमेंट है और बहुत बड़ा संकेत है कि जुडिशरी जो घुटनों के बल आ गई थी चंद्रचूड़ तक पिछले कई चीफ जस्टिस के रहते हुए, वो जुडिशरी अब खड़ी हो रही है अपने पैरों पर। ये बड़ा संकेत है। तो ये सारी चीजें जो जिस तरफ इशारा कर रही हैं, वो इशारा उस तरफ जा रहा है कि मोदी जी बहुत कमजोर हैं इस वक्त, और कमजोरी की गवाही जातिवाद जनगणना का फैसला है, जिसका वो खुद मजाक उड़ाते रहे, पूरा बीजेपी मजाक उड़ाती रही, विरोध करती रही, और राहुल गांधी के बारे में आलोचना भी करते रहे। यहाँ तक कि पहलगाम की घटना के वक्त भी जो बीजेपी ने पोस्टर जारी किया हिमांशी नरवाल का, उस पोस्टर में भी यही लिखा था कि धर्म पूछा, जाति नहीं पूछी। तो वो राहुल गांधी के ऊपर तंज कस रहे थे जातिवाद जनगणना को, अब उसी को उन्होंने अपने सर पर उठा लिया। अब उसको इम्प्लीमेंट करने की स्थिति नहीं है। तो ये सारे सवाल उन तक रहेंगे जो बिहार के चुनाव में और बड़े होते जाएंगे। अब जरा एक बात कर लेते हैं, जो विदेश में हमारे थरूर साहब गए हुए। तो एक बात मैं बहुत स्पष्ट कर दूं कि थरूर साहब अमेरिका में, या जो भी लोग हैं, थरूर साहब अमेरिका में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। वो कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं जी। वो नरेंद्र मोदी
को रिप्रेजेंट कर रहे हैं विदेशों में, वो सरकार के डेलीगेशन का हिस्सा है। अब उनके तमाम सारे बयान आ गए हैं। एक और बड़ा रोचक बयान जो अभी मैंने देखा थोड़ी देर पहले, वो ये है कि वो ये कह रहे हैं कि मैं अमेरिका में रहा हूं और कई अमेरिकी राष्ट्रपतियों से उनका राब्ता रहा है, मिलते रहे, बात करते रहे। उन्होंने दोनों जॉर्ज बुश और उनके बेटे जॉर्ज बुश, दोनों बुश की बात की, अमेरिकी राष्ट्रपतियों की। उन्होंने क्लिंटन की बात की और ये कहा कि अमेरिका, ओबामा की बात की, और ये कहा कि उन राष्ट्रपतियों में एक समझदारी दिखती थी जो मौजूदा राष्ट्रपति में वो समझदारी की बेहद कमी है। तो ये 5 बार तो ट्रंप कह चुके हैं। अब आप इसके 2 पहलू देखिए राजीव जी। भारत में कोई अमेरिकी सांसद आए और वो भारत के प्रधानमंत्री के बारे में वो ये कहे कि उसने इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, वाजपेयी जी को देखा है, वो सब समझदार थे, मौजूदा प्रधानमंत्री समझदार नहीं है। तो भारत के लोग, भारत का मीडिया, भारत के अधिकारी क्या करेंगे? उसका वीजा कैंसिल हो जाएगा। तो लेकिन थरूर साहब ने ये कहा और अमेरिका में है वो, ये अमेरिका के लोकतंत्र को सलाम है कि अमेरिका में है ऐसी बात कहकर, और वो उनको मौका दिया जा रहा है। यहां तो गजब हो गया होता अगर ऐसा कोई कह दे तो। दूसरी बात कि आप जब भी अमेरिका में कह रहे हो, भारत सरकार के आप रिप्रेजेंटेटिव हैं और लीडर हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, तो आपकी बात को रेखांकित तो किया जाएगा, नोट किया जाएगा। यहाँ भारत में आप जरूर सुर्खियां बटोर लेंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि अच्छी डिप्लोमेसी नहीं है कि उस वक्त जबकि भारत और अमेरिका के संबंध विजिबली दिख रहा है, सामने दिख रहा है कि बहुत अच्छे नहीं हैं। तो ये तमाम सारी परेशानियां हैं जो मोदी जी के सामने हैं, और इसलिए जो कांग्रेस की डिमांड है, विपक्षी पार्टियों की डिमांड है कि पार्लियामेंट का विशेष सत्र बुलाया जाए, नहीं बुलाएंगे क्योंकि विशेष सत्र में यही सवाल आएंगे कि पहलगाम में इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हो गया जी। वहां 2000 लोग थे तो एक भी पुलिस वाला क्यों नहीं था वहां पे? वो आतंकवादी 200 किलोमीटर अंदर कैसे आ गए और पूरा काम को अंजाम करके चले गए? अभी तक उनका कोई ट्रेस नहीं है, कोई गिरफ्तारी नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर का सीजफायर क्यों हो गया, किसके कहने पर हुआ, उसमें हासिल क्या हुआ? ये तमाम सवाल जो है वो रहेंगे। इसलिए स्पेशल सेशन को मोदी जी अगर बुला लें तो बड़ी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं बुलाएंगे। अब क्या बुलाएंगे? अब जुलाई महीने में मानसून सेशन बुलाएंगे और कहेंगे कि एक दिन की बात आप कर रहे थे, देखिए हम 20 दिन 22 दिन लेके आ गए हैं, खूब बातें कीजिए। तो इंतज़ार कीजिए जुलाई का। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, ज़रा शाकिब साहब आपके पास आना चाहता हूं, फिर जयशंकर जी के पास आता हूं। और चूंकि बिहार में आप हैं, बिहार की हलचल, और हम दिल्ली में बैठकर भी बिहार की ही बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी बिहार पे ही फोकस्ड हैं पूरा का पूरा। लेकिन सबसे पहले आपसे सवाल यही है कि लालू यादव जी के यहाँ जो कुछ हुआ, उन्होंने अपने बड़े बेटे को निकाल बाहर कर दिया, उसका उनकी पार्टी पर क्या असर पड़ेगा? इस चुनाव पर क्या असर पड़ने जा रहा है? क्या लगता है कोई असर पड़ेगा? लालू यादव ने क्या ये सही किया या गलत किया, अगर सियासी तौर पे देखा जाए? पारिवारिक तौर की बात मैं निजी उस पर बात नहीं कर रहा हूँ, सियासी तौर पे। देखिए राजीव भाई, असल में बिहार में जो भाजपा का चुनाव होना है, वहां लालू यादव की भिड़ंत सीधा सीधा भाजपा से होनी है। और भाजपा या तो हिंदू मुसलमान का सिलेबस चुनाव में चलाती है या पारिवारिक मुद्दों को उठाती है। विपक्ष के सामने जो विपक्ष का जो भी नेता होता है, उसके पारिवारिक मुद्दों में भाजपा को बहुत इंटरेस्ट होता है। लालू यादव का जो ट्वीट आया है, जिस तरह से लालू यादव ने तेज प्रताप को 6 सालों के लिए पार्टी और परिवार से निष्कासित किया है, उसने समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ, मतलब एक मुहावरा है, तीतर के हाथ से बटेर छीन लेना,
वो कर दिया है लालू यादव ने, क्योंकि अगर लालू यादव ऐसा नहीं करते तो भारतीय जनता पार्टी इसको यादव समाज के बीच में ले जाकर के उसको मुद्दा बनाने की कोशिश करती, क्योंकि जो तेज प्रताप यादव की पत्नी है ऐश्वर्या यादव, जिनके साथ अभी उनकी कानूनी लड़ाई चल रही है, वो यादव समाज से आती हैं। तेजस्वी यादव की पत्नी तो ईसाई है। तो यादव समाज के बीच में ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी बनाने की कोशिश करती कि देखिए, एक तो यादव जो है यादवों के हितैषी होने का ढोंग करते हैं लालू जी, एक विधर्मी को तो अपनी बहू बना रखा है, सम्मान से घर में रखा है, और एक जो उनकी स्वजातीय बहू है तेज प्रताप यादव की पत्नी है, उसको प्रताड़ित इतना कर रहे हैं कि वो कोर्ट तक चली गई है। तो इसको एक बड़ा मुद्दा बनाने की फिराक में रही होगी भारतीय जनता पार्टी, और लालू यादव को इसकी पूरी जो है जानकारी मिल गई होगी, इसलिए उन्होंने तेज प्रताप यादव को फौरन पार्टी से बाहर किया। और एक बात तो हम सब लोग पूरी जिम्मेदारी से मानते हैं कि देखिए, तेज प्रताप यादव का माफ कीजिएगा, लालू यादव का पारिवारिक जीवन बड़ा साफ सुथरा रहा है। एक नेता होने के बावजूद भी एक बहुत अच्छा परिवार चलाया उन्होंने। एक गृहिणी राबड़ी देवी जैसी उनकी पत्नी है, उनके इतने सारे बच्चे हैं। किसी भी बच्चे या बेटे या बेटी के किसी भी कैरेक्टर पर आप उंगली नहीं उठा सकते हैं पारिवारिक जीवन में। तो इसको जिस तरह से नीतीश कुमार को लेकर के जो है अर्चना की बातें आज भी व्यंग के तौर पर कही जाती हैं, और रामविलास पासवान जी ने भी 2-2 शादियां की हैं, ऐसे तमाम लोग हैं। तो इस तरह की कोई बात लालू यादव के बारे में कभी भी कोई नहीं करता। आप लालू यादव के विरोधी हो सकते हैं, लेकिन लालू यादव के चरित्रहीन होने पर लालू यादव को आप भ्रष्टाचारी बता सकते हैं, लेकिन लालू यादव को आप व्यभिचारी नहीं बता सकते हैं। दरअसल ये लालू यादव की बिहार की राजनीति में यूएसपी, और उनके सभी बाल बच्चों की, तेज प्रताप हो या तेजस्वी हो या जो भी हो, उस क्रेडिबिलिटी को लालू यादव ने आज बचा लिया है, तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकाल करके और परिवार से निष्कासित करके। कल की बात जहां तक है, कल जब ये ट्वीट आया था, जहां तक भी जानकारी है, राबड़ी देवी, चूंकि राबड़ी देवी के बहुत दुलारे हैं तेज प्रताप यादव, और के अंदर में अगर सबसे बड़ा सपोर्ट परिवार में किसी से तेज प्रताप यादव को मिलता है तो वो राबड़ी देवी का मिलता है कि वो, और थोड़ा चंचल टाइप के भी हैं, है ना, बहुत मनमौजी टाइप के हैं, तेजस्वी जैसे गंभीर नहीं है वो। तो इन सब बातों को लेकर के खबर ये है कि राबड़ी देवी जी थोड़ा सा मतलब कल 2-3 घंटे बहुत परेशान भी रही हैं इन सब चीजों को लेकर के। लेकिन उसके बाद फिर आप देखिए कि रोहिणी आचार्य का क्या ट्वीट आया है कि पापा हमारे लिए जो है वो आदर्श है। हम जी, बड़ा है लालू। आपका वीडियो अटक रहा है और अटक गया है। शाकिब जी, आता हूं दोबारा आपके पास। जी, अभी आप आ गए जी, प्लीज अपनी बात आगे बढ़ाइए। थोड़ा सा नेटवर्क की इशू हो सकता है। नेटवर्क इशू है तो जी। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो लालू यादव ने जो आज पार्टी से उनको निष्कासित किया है, इसका फायदा आरजेडी को ही मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी अब इसका फायदा उठाने की पोजीशन में नहीं है। बट अगर वो नहीं निकालती है, बल्कि अब लालू यादव देखिए, और भारतीय जनता पार्टी के बारे में लोगों की एक आम धारणा यह है कि भारतीय जनता पार्टी तो बलात्कारियों को बचाती है, अपनी पार्टी के बलात्कारियों को बचाती है। अभी वो देख लीजिए, वो जो नेशनल हाईवे पर वो धाकड़ वाला प्रकरण है, उसमें किस तरह से धाकड़ को बचाने की कोशिश हो रही है, और ऐसे तमाम लोग देती है भारतीय जनता पार्टी। उसका उलट है लालू यादव के, उनके बेटे ने भी अगर इस तरह का कोई ये किया है तो लालू यादव ने उस बेटे को भी नहीं बख्शा है। एक बहुत बड़ा, बहुत गंभीर मैसेज किया है बिहार के पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में। और नीतीश जी की जब आप बात करेंगे दूसरे सेगमेंट में, तो फिर हम जो है अपनी चर्चा को शुरू करेंगे। बिल्कुल दोबारा आता हूं आपके पास। जयशंकर जी के पास आना चाहता हूं, और इधर दिल्ली में जो हलचल है, दिल्ली में जो चल रहा है, जरा इसकी बात आपके जरिए समझना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे जाति जनगणना हो, चाहे फिर इमरजेंसी की बात सामने लानी हो, इन तमाम मसलों को दोबारा और खासकर इमरजेंसी को लाकर नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी क्यों अपनी फजीहत करवाना। अब इसलिए मैं कह रहा हूं अपनी फजीहत, क्योंकि यहां भी तो अघोषित इमरजेंसी की बात लगातार कही जाती है। और सबसे बड़ी चीज कि एक नहीं कई नेताओं के बयान देख लीजिए, चाहे विजय शाह का बयान लीजिए, चाहे देवड़ा का बयान लीजिए, चाहे एक साहब जो हैं रंगरेलियां मना रहे थे दिल्ली मुंबई हाईवे पे, उनको देख लीजिए, चाहे ऐसे कई हैं। और अभी रामचंद्र जांगड़ा को देख लीजिए, जो महिलाओं को लेकर सीधे कह रहे थे कि महिलाएं वीरांगना होती तो फिर ये होता ही नहीं। तो ये सब क्या, इन सब ये बयानबाजियां जो हैं, और जिसको लगाम लगाने की कोशिश ही नहीं, सोचते ही नहीं है नरेंद्र मोदी की ये करने से उनकी पार्टी को, इस देश को भला होगा। पार्टी को भला हो ना हो, पार्टी को तो होगा ही भला, कम से कम इस देश को भला होगा। देश को आप किस दिशा में, किस आग में झोंक रहे हैं, क्योंकि आज एक बोलता है कल दूसरा बोलेगा। जिस समय रमेश बिधूरी ने बोला था
उसी समय रोक लेते तो फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा नहीं आता ना। और ऐसे बहुत होते गए। आप याद कीजिए 2014 से कितनी सारी घटनाएं। इसलिए इन सब के बीच कितनी चुनौती है नरेंद्र मोदी के सामने बिहार की, जिसको लेकर आज तो साफ दिखाई दे रहा है कि पूरी तरह बिहार के चुनावी मोड में मोदी आ चुके हैं। जयशंकर जी, यही है, वो चुनावी मोड में तो खैर रहते ही रहते हैं, लेकिन जिस तरह से 2024 के लोकसभा के चुनाव में उनकी दुर्गति हुई, उनकी पार्टी 240 सांसदों की सीटों तक सिमट के रह गई, उसके बाद थोड़ा सा उन्होंने अपनी पकड़ बनाने की कोशिश की और महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा के विधानसभा चुनाव जीत लिए। अब उनके टारगेट पे सीधे सीधे बिहार और पश्चिम बंगाल का चुनाव है। इन दोनों विधानसभाओं के चुनाव को किसी कीमत पर भी जीतना और वहां बीजेपी की सरकार बनाना चाहते हैं। अब पता नहीं, मुझे तो शुरू से ही मेरा दिमाग थोड़ा सा कंफ्यूज रहा है इस मामले में। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पहलगांव में भी कोई ना कोई बिहार का लिंक है, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें भी उभर करके आती हैं कि आखिर में ऐसे समय में क्यों हुआ। लेकिन अब पहलगांव हो गया तो पहलगांव में जो इनको राजनीतिक लाभ, जैसे पुलवामा हुआ, पुलवामा के तुरंत बाद लोकसभा के चुनाव हो गए थे वो 2019 में, उसी तरह से अभी पहलगांव हुआ, पहलगांव के बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद लगा कि अब विधानसभा तक मामला कंटिन्यू किया जाएगा। लेकिन अब दुर्भाग्य भी साथ साथ ही चलता है ना व्यक्ति के। आप पहलगांव से जो फायदा आपको मिलने वाला था, जो सोच रहे थे, उस सोच के उलट आपके अंधभक्त भी सवाल करने लग गए कि भाई क्या वजह है कि वहां सिक्योरिटी का कोई इंतजाम नहीं था, क्या वजह है कि आतंकवादी, जैसे अभी प्रशांत कह रहे थे कि 200 किलोमीटर यात्रा करते हुए, अपना टहलते हुए जंगलों से, पहाड़ों से निकल करके आए, हथियार भी साथ में लिए थे, अगर नहीं लिए थे तो कुछ लोगों का है कि वहां लोकल लोगों ने दिया होगा। लोकल लोगों ने दिया तो हमारी इंटेलिजेंस वहां क्या कर रही थी। और फिर बड़े फुर्सत के साथ धर्म पूछा, खतना देखा, चेक किया और फिर गोलियां मार दी, और मारने के बाद टहलते हुए निकल के चले गए आराम से। हमारी सिक्योरिटी फोर्स 1.5 घंटे बाद वहां पहुंची, और आज तक मतलब 1 महीने से अधिक का समय तो हो गया ना। आज मेरे ख्याल से 25 मई हो गया होगा और 22 अप्रैल को घटना हुई थी, तो 1 महीने से भी ज़्यादा समय हो गया, लेकिन अभी तक एक भी गुनहगार, एक भी कातिल, चाहे धर्म के नाम पे किया हो, चाहे किसी भी नाम पे किया हो। अब लेकिन सवाल यह है कि चूंकि मीडिया आपका है, आपके ढंग से जो मन में आया आप चलवाते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि हमारे मीडिया बेशर्म है, प्रधानमंत्री बेशर्म है। एक बार भी आप ये नहीं कहते कि जो मारे गए हैं आतंकवादियों के जरिए, उसमें सिर्फ हिंदू नहीं, एक मुसलमान भी था जो गाइड का काम करता था। उसका नाम कोई नहीं लेता है, ना हमारा मीडिया लेता है, ना कोई जिम्मेदार आदमी लेता है। आपको बताना चाहिए कि नहीं, धर्म के नाम पे तो ठीक है, मजहब पूछा, जो कुछ पूछा, लेकिन आदिल जो शाह था उसका मजहब क्या था, उसको क्यों मार दिया आतंकवादियों ने। लेकिन ये बात नहीं आई। लेकिन अब ये चूंकि सवाल तो लोगों के बीच में धीरे धीरे घूमने लग गए, फिर उससे जब लगा कि अब इससे तो मामला पलट रहा है, जो पहलगांव का फायदा मिलने की सोचा था वो तो नहीं हो रहा है, तो इन्होंने बीच में उसको ढकने के लिए जातिगत जनगणना चला दिया। अब जातिगत जनगणना का ये था, इनके दिमाग में ये था कि जो अपर कास्ट लोग हैं, जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, वो तो हमारे दर खरीद हैं, ब्राह्मण, बनिया, कायस्थ और ये सारे लोग, अपर का राजपूत, ये सारे लोग तो हमारे साथ रहेंगे ही रहेंगे। बाकी जो ओबीसी हैं और दलित समाज है, उसमें से हमारे साथ लोग आ जाएंगे, जातिगत जनगणना हम करा देंगे। तो अब वो भूल गए कि अतीत में उन्होंने क्या क्या भाषण किया था जातिगत जनगणना के बारे में। उनकी पार्टी के लोगों ने, आदित्यनाथ ने या अमित शाह जी ने या किसी ने भी क्या क्या भाषण किए थे, कितना संघ परिवार ने कितना खिलाफ बोला था, देश बढ़ जाएगा, टूट जाएगा। मोदी जी ने तो 2024 के चुनाव में भाषण में कहा था कि जातिगत जनगणना कराने वाले लोग की बात करने वाले लोग, जो सरकार के संसाधन हैं आपके बैंकों में ला कर को चेक करेंगे और देखेंगे और उनको दे देंगे जिनके बच्चे ज्यादा पैदा होते हैं, जो ज्यादा बच्चा पैदा करते हैं। ये सारी बातें कही थी आपने। अब वो थूक को अब निगल रहे हैं, लेकिन निगल नहीं पा रहे हैं, गले में अटक गया है वो। तो एक तो अपर कास्ट के लोग सोच रहे थे कि भैया ये तो यार अगर यही सब था तो राहुल गांधी में क्या बुराई थी। राहुल गांधी तो खुल करके कह रहा था कि हाँ जी सामाजिक न्याय चाहिए, जिसको जिसकी हिस्सेदारी उसको मिलनी चाहिए।
तो लेकिन ये लोग तो हमारे पक्षधर बन के बात करते थे और ये लोग भी पलट गए, ये लोग भी करने लग गए, तो वो उसका भी कोई बहुत डिविडेंड नहीं मिला। अब उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर की बात आई। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जो जो चर्चाएं इतनी हो चुकी हैं कि अब उस पर बहुत ज़्यादा क्या कहा जाए। हमारे विदेश मंत्री ने कहा कि हमने तो उनको बता दिया था कि साहब आतंकवादी ठिकानों पे हमले किए जाएंगे। वो चूंकि परमाणु संपन्न देश जो हैं वो आपस में जब इस तरह का कुछ भी करते हैं तो उनको सूचना देनी होती है, लेकिन युद्ध की बात नहीं थी, ये आतंकवादी हमलों की बात हुई। मैं आपसे बताऊं, मैं 22 मई को नासिक में था। उसी दिन बीकानेर में प्रधानमंत्री जी ने 103 जो पुनर्विकासित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया। उस दिन भाषण में उन्होंने क्या कहा, उनका मुझे अच्छी तरह से याद है। उन्होंने ये कहा कि हमारी सेनाओं ने रहीम यार खान के एयरबेस को ध्वस्त कर दिया, मलबे में बदल दिया। अभी किसी देश का प्रधानमंत्री इस तरह की बात कर सकता है? एक तरफ हमारा स्टैंड ये है, हम अपने लोगों को सिखा पढ़ा करके भेज रहे हैं कि भाई बताना वहाँ कि साहब वो आक्रमणकारी वो है, आतंकवादी हमले वो करता है, तो हमने सिर्फ आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने के लिए हमने अटैक किए थे। ये तो आपने स्वीकार कर लिया कि हमारी सेनाओं ने जाकर के रहीम यार खान के एयरबेस को ध्वस्त किया है, तो आपने तो मान लिया कि हमने युद्ध किया है। तो ये सारी चीजें रही। अच्छा, उसके बाद जो आपने बताया कि मुख्यमंत्री ने आदित्यनाथ ने कहा था, गृह मंत्री ने हमारे पार्लियामेंट के अंदर कहा था कि पीओके हमारा है, हम उसको लेकर के रहेंगे। एक वो बाबा जो है, क्या नाम है उसका, वो दोनों आंख से, उसने कहा कि कुंभ में पीओके हमारा हो जाएगा। महाकुंभ बीत गया, 6 महीने का समय भी बीत गया। अब जब आप बढ़त पर थे, अब हमारी सेनाएं एकदम कब्जा करने की स्थिति में आ गई थी, उस समय सीज फायर क्यों किया? ये अंधभक्त भी पूछ रहे हैं, भक्त भी पूछ रहे हैं कि भाई बात तो यार सही है कि जब हम इस हालत में थे कि पीओके पे तिरंगा फहर सकता था, तो फिर हम क्यों कर लिए? चलो ट्रंप ने किया, कराया, नहीं कराया, जो भी हो, लेकिन हम जब बढ़त पर थे तो हम क्यों मान गए? हमको तो नहीं मानना चाहिए था, हमको पीओके ले लेना चाहिए था। आप इंदिरा गांधी पर यही दोष लगाते हैं कि साहब वो तो 1971 में हमारी सेनाओं ने जो पराक्रम किया था, 90,000 सैनिकों को पकड़ के लाए थे, समर्पण कर गए थे वो लोग, और शिमला समझौते में हमने सब कुछ गंवा दिया। अभी तो यहाँ कोई समझौता भी नहीं हुआ, आपने सब कुछ दे दिया। संघर्ष विराम तो अब आपकी गिड़गिड़ाहट पे हुआ कि पाकिस्तान की गिड़गिड़ाहट पे हुआ? पाकिस्तान अगर गिड़गिड़ा भी रहा तो हर बार गिड़गिड़ाता है वो, तो फिर आप मान क्यों गए? आपको मालूम है कि साहब नवाज शरीफ से अटल बिहारी जी गए थे मिलने के लिए, उसके बाद करगिल युद्ध हो गया। आप गए थे नवाज शरीफ के यहाँ बिरयानी खाने के लिए, उनके बिना बुलाए मेहमान की तरह से पहुंच गए थे, और उसके बाद फिर हमारे यहाँ आतंकवादी हमले हो गए थे। तो ये सब जानते हुए समझते हुए भी फिर आप सीज फायर के लिए क्यों तैयार हो गए? अगर आप में था कि हम ले लेंगे, जीत लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, तो फिर नहीं मानना चाहिए था कि हाँ ठीक है जी, इस बार निर्णायक बात हो ही जानी चाहिए। तो एक तो ये चीजें हैं। और राजीव जी, दूसरी बात आपने कही जो आपातकाल के बारे में, तो आपातकाल के बारे में मुझसे ज्यादा कौन समझ सकता है या बोल सकता है? इस पर कभी एक अलग से भी हम लोग चर्चा करेंगे ही जी, करेंगे। बिल्कुल। तो लेकिन सवाल यह है कि जो आपातकाल को हमने जो देखा था, उसके मुकाबले ये तो बहुत ही भयानक आपातकाल है। मतलब इसमें सिर्फ आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है, आपातकाल की अधिसूचना जारी नहीं की गई है, लेकिन काम वो सारे हो रहे हैं जो आपातकाल से भी भयानक थे। अब आप सोचिए कि कोई कार्टून बना दे, उस कार्टूनिस्ट के खिलाफ FIR हो जाए। हेमंत मालवी इंदौर के हैं, उनके बारे में हो गया। इसी तरह से जो पत्रकार लिख दिया कहीं, किसी ने ट्वीट कर दिया कि साहब जो दिखाई दिया है ऑपरेशन सिंदूर के संग भाईचारा और ये सब दिखाई दिया है, वही अगर रियलिटी में दिखाई दे समाज में, ये कहने में क्या बुरा है? तो हम रोज रोज बोलते हैं कि भाई समाज में भाईचारा, एकता हमारे दिखना चाहिए, तो उसको आप गिरफ्तार करके जेल में डाल देंगे। और जो आपके उप मुख्यमंत्री मंत्री जो है जिस तरह की असभ्य भाषा बोल रहे हैं, आतंकवादियों की बहन बता रहे हैं, उप मुख्यमंत्री देवड़ा साहब कह रहे हैं कि साहब हमारी सेना सैनिक सब प्रधानमंत्री जी के चरणों में नतमस्तक है, ये भाषा बोल रहे हैं। और जांगड़ा साहब का जो बयान है, बाप रे बाप, इस तरह की बात कोई सोच सकता है क्या? जिसका पति दम तोड़ रहा है गोलियों से, जिसका सीना छलनी हो रहा है, उस बहन के बारे में कह रहे हैं कि साहब ये तो वीरांगना होती तो लड़ती। क्या लड़ती भाई? AK-47 राइफल सामने खड़ी है और लोग पूछ पूछ करके गोलियां मार रहे हैं, वहां लोगों की जान जा रही है। आपकी सहानुभूति उनसे नहीं हो रही, आप उनकी वीरता पे प्रदर्शन कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। आप उनके हाथों में क्यों नहीं?
जांगड़ा साहब को बॉर्डर पे 1 महीने के लिए भेज देना चाहिए। भेज दिया जाए, बहुत अच्छा लगेगा। उनकी वाइफ को भेज दिया जाए या नहीं उनकी नहीं, बहू को भेज दिया जाए। वो खुद जाएं, पहले वो खुद देखें। वो तो खैर क्या जाएंगे, ये लोग भगोड़े लोग हैं, कायर लोग हैं, इसलिए उनसे कोई बात ही नहीं है। लेकिन आपको किसने अधिकार दिया हमारी बहन बेटियों के बारे में? एक तरफ प्रधानमंत्री उनके सिंदूर की बात कर रहे हैं, सिंदूर उजड़ गया, दूसरी तरफ आप उन बहन बेटियों से कह रहे हैं कि साहब वीरांगना की तरह से लड़ी क्यों नहीं? अरे आप क्यों नहीं लड़ते? तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन मुश्किल यही है बिहार का जो सिनारियो हो उनके पक्ष में कहीं से घुल के आ नहीं रहा है। सारी कोशिशें जो है ना, बेगम अख्तर की एक गजल का एक मक्ता है कि साहब उल्टी पड़ गई सब तदबीरें जी, सारी तदबीरें इनकी फेल करते जा रही हैं। अभी साकिब बता रहे थे ना जो कि परिवारवाद वाली बात का भी, देखिए तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक धीर गंभीर और सुविचारित राजनीति करने वाला आदमी है, दूसरा उच्छृंखल टाइप का मनमौला टाइप का, जो भी कभी वो कृष्ण के वेश में आ जाएंगे, मथुरा पहुंच जाएंगे, कभी कुछ उल्टे पुल्टे बयान दे देंगे, कभी कोई वीडियो जारी कर देंगे। और पारिवारिक जो, अब उस पे बारे में नहीं करना चाहिए, वो ठीक कर रहे थे। हमारे मित्र हैं चंद्रिका राय, उनकी बेटी से शादी हुई थी, दरोगा राय जी मुख्यमंत्री थे बिहार के, उनके परिवार में हुई थी। और वो देखिए उसी समय अगर लालू प्रसाद जी ने अगर तेज प्रताप पे एक्शन ले लिया होता या बात कर ली होती तो शायद ये नौबत नहीं आती, क्योंकि ये मामला तो इनका लगातार बहुत वर्षों से चला आ रहा है। लगातार उनकी बयानबाजियां, लगातार उनके वीडियोज परिवार को संकट में डालते रहे हैं। लेकिन इस बार उन्होंने बहुत सही समय रहते ये फैसला कर दिया है, बीजेपी के हाथ से एक बहुत बड़ा मिसाइल छीन लिया है जो अब बीजेपी के ऊपर खुद ही वार करेगा। तो ये सारी चीजें हैं। पहलगाम का हमला क्यों हुआ, कब हुआ, उस समय हमारा सुरक्षा इंतजाम वहाँ क्या था, हमारे इंटेलिजेंस इनपुट क्या थे, ऑपरेशन सिंदूर उसके बारे में जो बातें हो रही हैं, या जातिगत जनगणना जो है, या इस तरह की सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारी सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर रही हैं और सरकार के पास कोई जवाब नहीं बन पा रहा है। एक से और मैं कहना चाहूंगा सिर्फ एक ही बात, शशि थरूर साहब के बारे में। बिल्कुल सही कहा प्रशांत ने, वो कांग्रेस के प्रतिनिधि नहीं है, वो भारत सरकार के प्रतिनिधि हैं और भारत सरकार ने भेजा है। ठीक है, इसमें हमको तो उस समय भी हमको नहीं लगता था कि इफ एंड बट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सरकार तो चाहेगी कि अपोजिशन कैंप में भ्रम का माहौल बने, आपस में एक दूसरे की आलोचना करना शुरू कर दें, जो भी सोच करके किया होगा। लेकिन वहां जाकर के ट्रंप के बारे में इस तरह का बयान करना एक जिगरे वाले का काम हो सकता है और मालूम होना चाहिए कि इसका हमारी भारत सरकार पर भी कुछ न कुछ असर तो पड़ ही सकता है। जहां हमारे प्रधानमंत्री जी माय फ्रेंड डोनाल्ड बोलते रहते हैं, वहां जा करके अगर कहे ये राष्ट्रपति जो है और राष्ट्रपतियों के मुकाबले थोड़ा नासमझ लगता है तो बहुत बड़ी बात है। तो ये सारी चीजों का लेके कहीं ना कहीं ये आने वाले दिनों में इसका प्रतिफल दिखाई देने लगेगा। बिल्कुल जी बिल्कुल 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 बहुत कुछ, और सेंटर जो है वो फोकस जो वो बिहार की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन उससे पहले ऑपरेशन सिंदूर और उसके अलावा भारत की विदेश नीति में हम कितना पास कितना फेल, ये सारी बातें, इसकी समीक्षा खूब होंगी और ख़ासकर जब मानसून सेशन होगा तो उस समय और भी होगी, अगर इस पर चर्चा करवा दी गई तो। वरना इंतज़ार करते रहेंगे तमाम विपक्षी सांसद। लेकिन आना चाहता हूं अमलेंदु जी आपके पास और आपसे भी समझना चाहता हूं कि ये जो एनडीए की बैठक हुई है और कल कुछ विजुअल्स नरेंद्र मोदी के खूब दिखाई दे रहे थे, अलग अलग गैर भाजपा शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री आए थे उनके साथ हंसी ठिठोली करते हुए, और जानबूझ के ऐसे विजुअल्स जो हैं वो खिंचवाए भी जाते हैं, शेयर भी करवाए जाते हैं। ये आप और हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि मीडिया में कैसे इसको मैनेज किया जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कल और आज 2 दिनों में क्या वो जो एक रूपरेखा रखने की कोशिश थी नरेंद्र मोदी की कि यहाँ से अब आगे बिहार की तरफ, पटना की तरफ चलें तो गाड़ी बिल्कुल दनादन बिल्कुल 150 की स्पीड में पहुँच जाए, वहाँ नज़र आता है क्या दिल्ली में जो 2 दिनों में हुआ है? जो थे कल शामिल नहीं हुए नीति आयोग की बैठक में और आज एनडीए के मुख्यमंत्रियों की बैठक में शामिल हो गए। तो अब ये तो सवाल उठता है कि नीति आयोग की बैठक में नीतीश कुमार शामिल क्यों नहीं हुए और एनडीए के मुख्यमंत्री की बैठक में शामिल हो गए। अब ये तो नीतीश कुमार ही बता पाएंगे कि नीति आयोग की बैठक में शामिल क्यों नहीं हुए, लेकिन सवाल तो उठ गए राजीव जी कि नीति आयोग की बैठक में नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए और बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच मामला ठीक ठाक नहीं है। लेकिन एनडीए के मुख्यमंत्रियों की बैठक में शामिल होते हैं तो शायद दबाव बनाने के लिए आए हैं कि भाई मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो हमको ही आपको घोषित करना है। तो ये एक तो उन्होंने दबाव बनाने की कोशिश की। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल जो
स्टालिन के साथ या रेवंत रेड्डी के साथ जिस तरीके से बड़े हंसते हुए आए, मुझे लगता है राजीव जी की ये शुभ अवसर जो है इस तरीके का कोई योगी आदित्यनाथ को भी मिलना चाहिए था, और योगी आदित्यनाथ से बढ़त ले ली स्टालिन ने और रेवंत रेड्डी ने, ये अच्छा नहीं है। या अपने भजनलाल शर्मा जी जो थे वो भी इसी तरीके से हंसते हुए मुस्कुराते हुए मोदी से मिलने चाहिए थे, वो मिलते हुए दिखाई नहीं पड़े। आखिर क्या गुनाह है भजनलाल शर्मा का या देवेंद्र फडणवीस का या योगी आदित्यनाथ का कि वो मोदी जी से ऐसे हंसते खेलते खिलखिलाते हुए नहीं मिल सकते जैसा कि स्टालिन और रेवंत रेड्डी मिल रहे थे। तो ये राजीव जी पता नहीं मोदी जी जो है वो एनडीए छोड़ के बीजेपी छोड़ के वो शामिल होने वाले हैं कांग्रेस में या डीएमके में, पता नहीं, या कुछ और होने वाला है। लेकिन ये शुभ अवसर, इस तरीके के अच्छे फोटो जो हैं वो मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ के और भजनलाल शर्मा के, देवेंद्र फडणवीस के, इन सब के भी, या डॉक्टर मोहन यादव के, इन सब के इस तरीके के आने चाहिए थे जो कम से कम हमको देखने को नहीं मिले। राजीव जी अंदर खींचे हो तो पता नहीं, बाहर नहीं आए इस तरीके के फोटो। वो अगर थे तो जारी करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि मोदी जी सबसे ऐसे हंस के मिलके बोलते हैं। तो ये राजीव जी उनकी है। लेकिन जो वो एक प्रयास कर रहे थे कि साथ विपक्ष के नेताओं के साथ उनके बड़े अच्छे संबंध है, ये असल में राजीव जी एक पीआर स्टंट जिसको हम कह सकते हैं, ताकि अब रेवंत रेड्डी अगर लौट के तेलंगाना में जाएं या स्टालिन लौट कर जाएं तमिलनाडु, तो वहाँ जो है ये कह सके कि भाई प्रधानमंत्री देखिए सबसे अच्छा बात करते हैं, और ये जो है सरकार के खिलाफ जो है ताने रहते हैं मोदी सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ, कि ये मांग और वो मांग और भाषा फार्मूला यानी क्या क्या ये सब करते रहते हैं। तो ये मोदी जी की अपनी एक स्ट्रेटजी उसको करते रहते हैं। तो मोदी जी कई तरीके करते हैं, दिन में कई बार कपड़े बदलते हैं, जैसे दिन में कई बार फोटोशॉप भी कराते हैं। तो ये उनका फोटोशॉप था, फोटोशॉप पूरा हो गया, मतलब फोटोशूट जो था वो पूरा हो गया, अब आगे की कार्रवाई शुरू हो गई। लेकिन ये कल ही राजीव जी लग गया था कि अब मोदी जी पूरी तरीके से अब बिहार चुनाव में रंग चुके हैं, वहीं अब उतरने वाले हैं, और उनकी रगों में अब जो है वो बिहार चुनाव दौड़ रहा है। सिंदूर जो था वो बीकानेर तक था, अब वो जो है बिहार चुनाव दौड़ना शुरू हो गया है उनकी रगों में, ये साफ तौर पे मालूम पड़ गया। तो अब ये आगे चलकर बिहार चुनाव दौड़ता रहेगा उनकी रगों में, जब तक कि वहाँ हार नहीं हो जाती तब तक ये दौड़ता रहेगा राजीव जी। अब देखना ये कि पहले तो कहा गया था कि अगर वहाँ दूसरी पार्टी जीत जाएगी तो पटाखे फूटेंगे पाकिस्तान में, और फिर जिनके जीतने में पाकिस्तान में पटाखे फूट रहे थे वो बीजेपी के साथ आ गए। इन्हीं के लिए कहा गया था नीतीश कुमार के लिए कि पटाखे फूटेंगे पाकिस्तान में, तो आ गए फिर बाद में लौट कर। तो अब देखना ये है कि अब क्या होता है राजनीति। लेकिन कुल मिलाकर मुझे लगता है कि बिहार का चुनाव जो है वो काफी खुल चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के चुनाव में पूरी तरीके से उतर चुके हैं, और प्रधानमंत्री अब सुबह से लेकर शाम तक राजीव जी जो भी ओढ़ेंगे, बिछाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, बोलेंगे, सब कुछ बिहार चुनाव से ही उसका संबंध निकाला जाएगा। ये हमको देखकर चलना है। मखाना भी 300 दिन खा रहे थे, अब लिट्टी चोखा, जैसा कि लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि वो लिट्टी चोखा भी जो है दिन में 3 बार खाया करेंगे, ये अब आने वाला है समय राजीव जी। बिहार की तरफ हम बढ़ेंगे, बिहार पे चर्चा खूब करेंगे, लेकिन प्रेम कुमार जी, क्या आपको लगता है कि यहाँ एक अपॉर्चुनिटी को भुनाने की कोशिश नीतीश कुमार भी कल करते हुए नजर आए? कल नहीं, आज, बल्कि जबकि कल उनको रहना चाहिए था। आप दिल्ली में हैं, लेकिन आप नीति आयोग की बैठक में नहीं जा रहे हैं और एनडीए की बैठक में जा रहे हैं, क्या मायने इसके? राजीव जी, मायने बहुत स्पष्ट हैं। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार को 122 सीट चाहिए चुनाव लड़ने, और बीजेपी दे नहीं पा रही है, क्योंकि चिराग पासवान एक बहुत बड़ा हर्डल है। चिराग पासवान जितना नुकसान नीतीश कुमार को पहुंचा चुके थे, उसके हिसाब से वो मतलब उनकी सीटों की मांग तो 70 तक है, 50, 60, 70, तो अकेले लड़ने में तो वो 125 सीट लड़ने के लिए भी तैयार हैं। और आज की खबर देखें तो चिराग पासवान के बहनोई हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि रामविलास पासवान जी के आदर्शों पर चलते हुए चिराग पासवान अपनी पार्टी की छवि को, अकेला वाली छवि को बनाते हुए अपने दम पर स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेगी। कोई चूंकि एकदम नजदीकी मामला है, चिराग पासवान ने नहीं बोला है, उनके बहनोई ने ट्वीट किया है, तो भी ये बहुत गंभीर बात है। और ये उस राजनीतिक परिस्थिति को बता रही है कि नीतीश कुमार क्यों दिल्ली में एक बैठक में नहीं जाते हैं, दिल्ली में रह करके, और दूसरी बैठक में जाके तुरंत निकल जाते हैं। ऐसा नहीं कि वो ठहरते हैं, वो निकल जाते हैं। जब नीतीश कुमार ऐसी हरकत करते हैं तो फिर बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं कि नीतीश कुमार अब कोई रास्ता लेंगे क्या, यानी वो बातें शुरू हो जाती हैं कि क्या, कहाँ चुनाव लड़ेंगे, कैसे चुनाव लड़ेंगे। तो इसी बीच में
अगर ये घटना भी घटती है जो लालू प्रसाद जी के घर परिवार में हुई है, तो उसी आप इसको भी समझिए कि लालू प्रसाद जी के परिवार को तुरंत डैमेज कंट्रोल के लिए क्यों आना पड़ा, क्योंकि इसमें अगर देरी होती तो यादव समाज का जो एक पुरुषवादी सोच है, जिसमें कि मतलब जिसमें रहना पड़ता है समाज के इसको सिद्धांत के हिसाब से, और इसके अलावा महिला संरक्षण सोच भी है, दोनों ही बातें हैं कि अगर यादव परिवार की बहू को प्रताड़ित किया जाए तो उस ये आरोप अगर लगे तो इससे कैसे झेलेंगे, तो तुरंत उनको क्षतिपूर्ति के लिए आना पड़ा। सिर्फ लालू प्रसाद जी को ही नहीं, उनकी बेटी को, उनके बेटे तेजस्वी यादव को, सबको क्षतिपूर्ति के लिए आना पड़ा। नहीं तो केवल लालू जी बोल देते तो काफी था। तो इनको ये बताना पड़ा, नहीं हम इनको घर से भी निकाल रहे हैं, इनको पार्टी से भी निकाल रहे हैं, यानी हम इसका डैमेज लेने की स्थिति में नहीं। तो ये भी एक सिचुएशन है, क्योंकि एक तरफ ऐसी घटना घट रही है जहां नीतीश कुमार बीजेपी के साथ उस स्थिति में कि संबंध रहेगा कि नहीं रहेगा। चिराग पासवान अलग से चुनाव लड़ने की बात कहने लगे हैं, और लिखित रूप से उनके बहनोई का ट्वीट हम बता रहे हैं जो आया अरुण भगत जी का, वो हम बता रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार ने एनडीए को और खास करके नरेंद्र मोदी के पेशानी पर बल पैदा करना जो बोलते हैं वो पैदा कर दिया है। अब एनडीए को संभालना पड़ेगा कि कैसे संभाले चिराग पासवान को, कैसे संभाले नीतीश कुमार को, कैसे 122 सीट हम नीतीश कुमार को दे दें, और वो 122 से नीचे जाने को तैयार नहीं। और नीतीश कुमार एनडीए की बैठक में क्यों गए, और उस बैठक में नहीं गए नीति आयोग की बैठक में, एनडीए की बैठक में गए कि देखो एनडीए का सीएम हम हैं और आगे भी रहना चाहते हैं, ये मैसेज देने के लिए गए। और छोड़ करके इसीलिए गए क्योंकि हमारी शर्तों पर एनडीए चलेगा बिहार में, किसी और की शर्त हम नहीं मानेंगे। ये बिहार विषयक बात पर हम यहीं पर विराम देते हैं, लेकिन एक बात और हम इससे हटकर शशि थरूर वाली बात पर आना चाहते हैं। शशि थरूर जी की एक बाइट की चर्चा हुई और निश्चित रूप से वो बहुत साहसिक बयान है, लेकिन दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण और डिप्लोमेटिक बयान है, वो आप जरूर बोलें कि भारत सरकार के प्रतिनिधि हैं, कांग्रेस के नहीं है। भारत सरकार के प्रतिनिधि तो सारे लोग हैं जो गए हैं, चाहे किसी भी दल के हो, सब तो भारत सरकार के प्रतिनिधि हैं। लेकिन शशि थरूर ने जो कहा कि पठानकोट हमले के बाद हमारे प्रधानमंत्री ने सीधे नवाज शरीफ को फोन किया था, ये खुलासा है, खुलासा। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नवाज शरीफ को फोन किया था कि आतंक के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें आतंकी घटना की जांच के लिए आप क्यों नहीं हमारे साथ आ जाते, और उसके बाद ही आईएसआई भारत आई। हम घरेलू राजनीति में इसको संप्रभुता पर हमला बताते हैं, लेकिन शशि थरूर ने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बताया कि हम पहले डोजियर करते थे, उसके बाद हमने उनको अपनी जांच में तक में शामिल किया, आईएसआई तक को अपने यहां बुलाया। उसके बाद भी अगर पाकिस्तान नहीं सुधरता है तो अब ऑपरेशन सिंदूर और इससे भी आगे का एक्शन होगा। यह है हिंदुस्तान की आवाज जो शशि थरूर ने व्यक्त की है। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में एक खुलासा किया है कि आप आकर के आप कांग्रेस अब लड़े कि क्यों आप आईएसआई को भारत में बुला रहे थे, क्यों आप नवाज शरीफ को फोन कर रहे थे, और आज भी क्यों पाकिस्तान की बात मान करके सीज फायर कर लेते हैं, क्यों पाकिस्तान से पूछकर ऑपरेशन सिंदूर करने जाते हैं। ये सब डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए है, क्वेश्चन बने रहेंगे। लेकिन शशि थरूर ने सारी बातें कह भी दी, भारत की आवाज को भी बुलंद किया, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में कांग्रेस की भी स्थिति को मजबूत की। तो इसलिए शशि थरूर ने एक बेहतरीन किरदार निभाया है। ये आज मैं बोलने के लिए विवश, ये जहां तक शशि थरूर का प्रकरण है उस पर मेरा इतना ही टेक है। जी जराना चाहता हूं प्रशांत जी, शशि थरूर की बात या विदेश नीति की बात अलग अलग जगहों पे सब गए हैं, लेकिन इसका बेनिफिट हिंदुस्तान को क्या मिलता हुआ दिखाई देता है प्रशांत जी? जी, हम देखेंगे कि अमेरिका इसको या दूसरे देश कैसे रिएक्ट करते हैं, और
मैं इसको डिप्लोमेसी के हिसाब से इसको इस ढंग से देखता हूं कि इस तरीके के बयान जैसे आए वो सरकार की तरफ से आने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि किसी और देश के राष्ट्रपति का आप उपहास बनाएं, ये डिप्लोमेसी नहीं है। आप उनकी नीतियों की आलोचना करें। आप ये कहें कि ये समझदार नहीं है और बाकी प्रेसिडेंट समझदार थे, इसको मैं साहस या डिप्लोमेसी नहीं मानता हूं, क्योंकि इस तरीके की बात दूसरे देश के जो डेलीगेट्स हमारे देश में आते हैं वो भी नरेंद्र मोदी के बारे में इस तरीके की बातें कह सकते हैं, और फिर हमारी प्रतिक्रिया क्या होगी। तो जब हम विदेश की धरती पे हों और बिल्कुल हमें हमारे पास इस बात का अधिकार सुरक्षित है कि हम अपने राष्ट्र के हित में जो भी कदम उठाना चाहें उठाएं। हमने कल एग्जाम्पल दिया था कि दिव्यानी खोबरागड़े को जब हथकड़ी पहनाई गई थी तो भारत ने उसका प्रतिकार किया था। उनके एम्बेसडर को विदेश मंत्रालय में तलब किया था, उनके यहाँ से सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली थी अमेरिका दूतावास से, और तमाम सारे संदेश दिए थे, उनके खाने पीने की चीज़ों में टैक्स बढ़ा दिए थे, ये सब किया था। ये नीतिगत फैसले हैं, और किसी देश के राष्ट्रपति का मजाक उड़ाना, यानी सोशल मीडिया की जो लैंग्वेज है, वो सोशल मीडिया की लैंग्वेज को आप डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म पे नहीं रख सकते हैं। इसको कोई समझदारी या बहादुरी नहीं कहा जाएगा। आप ट्रंप की नीतियों में बात करें, उनकी नीतियों में बहुत कुछ ऐसा है कि जो आप उनके टैरिफ की नीति में बात करते, कोई बात नहीं। लेकिन आप ये कहेंगे कि जॉर्ज बुश बहुत समझदार थे और ट्रंप कम समझदार हैं, हा। तो ये जो तरीका है, ये कोई कूटनीतिक और डिप्लोमेटिक तरीका नहीं है, पहली बात। दूसरी बात देखिए, 2-3 बातें और हैं जो होनी चाहिए। एक, राहुल गांधी का कल का दौरा, वो बहुत महत्वपूर्ण था, और वहाँ से जो तस्वीरें आई हैं, जो जुड़वा भाई बहन मारे गए, उनके स्कूल में राहुल गांधी गए, तमाम भुक्तभोगियों से मिले। जब आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये कह रहे हैं कि हम विक्टिम हैं, हम पाकिस्तान के भुक्तभोगी हैं, उस वक्त अगर भारत का प्रधानमंत्री वहाँ पे होता तो बात और होती। लेकिन राहुल गांधी गए, ये अच्छी बात है, और राहुल गांधी तमाम ऐसी जगह पे जाते हैं। दूसरा दौरा था जम्मू कश्मीर का, कई लोगों से मिल चुके वो, और जो लोग पहलगाम में मारे गए। तो ये तस्वीर राहुल गांधी की, बिहार का इलेक्शन हो ना इलेक्शन हो, एक तस्वीर बन रही है जो कि भारत की राजनीति में एक स्पेस क्रिएट कर रही है। क्योंकि जो हम देख रहे हैं पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में, वो ये देख रहे हैं कि करुणा नाम की चीज गायब हो गई है। प्रधानमंत्री के किसी बयान से करुणा नहीं झलकती, कभी वो किसी भुक्तभोगी से नहीं मिलते जाकर, कभी भी नहीं जी। उसके बाद मजाक अलग उड़ाते हैं। जो समाज की, जो भारत के नागरिक हैं, जो जिनको संवैधानिक दर्जा प्राप्त है सबसे बराबरी का, उनके बारे में आपने ये कहा कि पंचर बनाते हैं। और मैं जस्टिस सूर्यकांत की बात को यहाँ रेखांकित करना चाहता हूँ कि डॉग विसिल एक ऐसा इशारा जो आपके समर्थक ही समझ पाए, तो आपने वो डॉग विसिल दे दी। तो कर्नल सोफिया कुरैशी को जो ट्रोल किया गया, जो अपमानजनक बातें की गई, वो उसी का नतीजा है कि आपने डॉग विसिल दी थी। जो सांकेतिक भाषा में आपने बता दिया था ये तो पंचर वाले हैं। ये जो भारत की राजनीति में विद्वेष, नफरत, घृणा और करुणा गायब हो गई है, घृणा नफरत घर कर गई, उसमें राहुल गांधी एक उम्मीद की किरण दिखाई देते हैं।
और निश्चित तौर पे समाज का एक तबका जो उकता गया इन सब चीजों से, वो उनको देख रहा है। और एक आखिरी बात ये कि भी मैंने कहा था कि दिल्ली में मैं एक वक्फ के कानून पे बड़ी बैठक में था, उसमें तमाम पार्टियों के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, तमाम बड़ी बड़ी सिविल सोसाइटी के लोग थे, और केवल मुस्लिम नहीं, गैर मुस्लिम भी। और वहां से एक मत सामने आया जिसका मैं शाकिब साहब से कहूंगा कि वो एलॉबरेट हो सकता कर पाए, कि उन्होंने कहा कि हम महीनों डेरा डालेंगे बिहार में। तो इसका असर चिराग पासवान पे और नीतीश कुमार पे क्या पड़ेगा? निश्चित तौर पे असर पड़ेगा, क्योंकि इनको मुस्लिम वोट मिलता रहा है। और मैं कह रहा हूँ कि बिहार के इलेक्शन में हम लोग देख लेंगे, रिजल्ट के दिन भी हम यहाँ रहेंगे राजीव जी, बिल्कुल, कि जो वक्त के बिल पर नीतीश कुमार ने और चिराग पासवान ने वोट करवाया है अपनी पार्टियों से इसके पक्ष में, ये उनको बहुत महंगा पड़ेगा वहां पे। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल। वक्फ कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हो चुकी है। 3 दिन लगातार सुनवाई हुई थी और फैसले का इंतज़ार है, और ये फैसला आना है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बेंच से। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी BR गवई साहब जो हैं 1 तारीख तक ऑफिस में रहेंगे, यानी वो कोर्ट आएंगे और इस बीच फैसला सुनाएंगे। हो सकता है ये फैसला कल आ जाए, हो सकता है फैसला परसों आए, हो सकता है फैसला 1 तारीख को आए, लेकिन कल से चूंकि ये जो सप्ताह शुरू हो रहा है, इसी सप्ताह ये फैसला आएगा, ऐसी उम्मीद कीजिए। लेकिन फैसला जो भी आए, इसका असर बिहार के चुनाव पर क्या पड़ेगा, जो अभी प्रशांत टंडन जी कह रहे थे, ज़रा उसी सवाल के साथ आना चाहता हूँ। और उसके अलावा नीतीश कुमार का यहाँ नीति आयोग की बैठक में नहीं जाना, लेकिन NDA की बैठक में जाना, इसके क्या मायने, ये भी समझें ज़रा शाकिब साहब के ज़रिए। 2 सवाल आपके पास, एक वक्फ और इसका क्या असर, नीतीश बाबू, चिराग पासवान, ऐसे जितने भी हैं जो अल्पसंख्यकों के वोटों के जरिए भी आगे बढ़ते रहे हैं, और दूसरा नीतीश बाबू की राजनीति। तो प्रशांत सर जो अभी कह रहे थे कि वो बिहार, वहां तय हुआ है कि वो बिहार में डेरा डालेंगे, वो अदीप भाई का स्टेटमेंट है। अदीप साहब पूर्व राज्यसभा सांसद हैं निर्दलीय, उनका यह स्टेटमेंट है। और निश्चित रूप से ये होना है, तमाम लोग बिहार में आएंगे, पटना आएंगे, और पटना के बाद वो उनका जिला वाइज वो दौरा होगा। और नीतीश कुमार या रामविलास पासवान जी के जो सुपुत्र हैं चिराग पासवान, उनको ये पता है कि मुसलमानों का वोट अब उनके लिए नहीं है, और ये तो उनके पार्टी के कार्यकर्ता भी मान चुके हैं इस बात को। इसलिए आप देखेंगे कि पार्टी के जो उनके अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जो कार्यकर्ता थे, वो अभी जो चुनाव का समय है, 4-5 महीने बाद चुनाव की घोषणा होनी है, वो उनकी एक्टिविटी जो है हर चुनाव में शुरू हो जाती है। वो अल्पसंख्यक सम्मेलन करते हैं, अल्पसंख्यक अधिकार सम्मेलन करते हैं, मोहल्ले में जाते हैं, वोटर्स ID कार्ड जिनके छूटे होते हैं वो बनाते हैं। तो अब उनके कार्यकर्ता इस तरह से एक्टिव नहीं दिख रहे हैं, और ना उनको मोहल्ले में, समाज में इस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है उनके अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं को, बल्कि उनको भगाया जा रहा है, खदेड़ा जा रहा है। ये स्थिति हो चुकी है। अब रही बात नीतीश जी की, नीतीश जी जैसा अभी प्रेम सर बता रहे थे, नीतीश जी आज की बैठक में बीच में ही छोड़ के निकल गए हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि देखिए, नीतीश जी कल नड्डा साहब से मिलना चाह रहे थे, नड्डा साहब से मुलाकात हो नहीं पाई। ये बिल्कुल पुख्ता जानकारी है कि 130 सीटों की लिस्ट नीतीश जी ने भेज दिया है भाजपा के दफ्तर में, उनके प्रभारी उनको भी दे दिया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी दे दिया है। और नीतीश जी चाहते हैं कि जो 29 तारीख को प्रधानमंत्री जी का बिहार दौरा है, 27 को राहुल गांधी का दौरा होने वाला था, वो तो अब कैंसिल हो गया है। 29 को रात में पटना आएंगे प्रधानमंत्री जी, 30 को उनकी सभा होनी है। नीतीश जी चाहते, पिछली 2 सभाएं हो चुकी है, एक फरवरी में भागलपुर में हुई और अभी पहलगाम के बाद मधुबनी में हुई। इन दोनों सभाओं में जदयू के कार्यकर्ताओं को यह उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी ये घोषणा कर देंगे कि नीतीश हमारे मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, और आगे भी जो है 25 से 30 वाला जो नारा जो जदयू ने दिया है, 25 से 30 फिर से नीतीश, उसको इंडोर्स करते हुए प्रधानमंत्री जी उस पर मोहर लगा देंगे। तो इन 2 दौरों में पिछले हुआ नहीं है। तो अभी जो है नीतीश जी ने साफ कर दिया है, लिस्ट भेज दिया, और नीतीश जी का यह मानना है कि हम 130 से 123 सीट से नीचे हम किसी कीमत पर समझौता नहीं करेंगे। बहुत होगा तो 2-4 सीट हम उपेंद्र कुशवाहा के लिए एकोमोडेट कर सकते हैं अपने कोटे से, क्योंकि देखिए उपेंद्र कुशवाहा के साथ नीतीश जी की ट्यूनिंग बहुत अच्छी है। भले ही वो पार्टी छोड़ देते हैं, पार्टी बना लेते हैं,
लेकिन नीतीश जी हमेशा उनको अपने छोटे भाई की तरह स्नेह करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा की ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहती है नीतीश जी के साथ में। पार्टी छोड़ने के बावजूद भी बहुत ज्यादा नीतीश जी के प्रति आप देखेंगे कि उपेंद्र कुशवाहा आक्रामक नहीं रहते, क्योंकि उनको पता है कि जब भी उनका फिर बुरा वक्त शुरू होगा तो वापस अगर वो कहीं उनको सेफ साइड जो मिलेगा, जो उनको शेल्टर मिलेगा, वो नीतीश जी का ही मिलेगा। तो वो बहुत होगा तो नीतीश जी अपने कोटे से उपेंद्र कुशवाहा के लिए 4-5 सीटें एकोमोडेट कर देंगे। चिराग को लेकर के तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि चिराग को हम अपना अलाई पार्टनर नहीं मानते हैं। और देखिए अभी प्रेम सर ने जैसा कहा कि चिराग के बहनों ने ट्वीट किया, ये 16 तारीख को चिराग पासवान की पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी और उस बैठक में 10 प्रस्ताव पारित किया गया था। उसमें एक प्रस्ताव यह भी था कि स्वतंत्र पहचान के साथ चुनाव में जाएंगे, गठबंधन में रहेंगे लेकिन स्वतंत्र पहचान के साथ चुनाव में जाएंगे। और बार बार ये कि बहुजन चाहते हैं, उनके बहनोई साहब ये कहते हैं कि हम गांव में दौरा करते हैं तो लोग चाहते हैं कि चिराग पासवान को महत्वपूर्ण भूमिका में बिहार में वो लोग देखना चाहते थे। और महत्वपूर्ण भूमिका समझने में जो है बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उनको लगता है कि या तो चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाया जाए या मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो ये है चिराग पासवान 35 से 40 सीटों से कम पे जो है वो अड़े हुए हैं कि इतना तो हमको चाहिए ही चाहिए। और इसीलिए वो बार बार कह रहे हैं कि स्वतंत्र पहचान के साथ हम चुनाव लड़ेंगे, स्वतंत्र पहचान के साथ हम चुनाव लड़ेंगे। ये एक तरह से नीतीश कुमार को टारगेट करके वो चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए। और नीतीश में अभी हालांकि वो मिले भी हैं जाकर के, उन्होंने बुके भी दिया है। ये असल में इसलिए हुआ कि उसके 1-2 दिन पहले जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की उनकी बैठक हुई 16 को, और ये जो स्वतंत्र पहचान वाली बात उनकी तरफ से आई, प्रस्ताव पारित किया गया पार्टी में और उनके नेताओं के बयान आए, पोस्टर लग गए पटना में, तो नीतीश जी को ये तमाम बातें नागवार लग रही थी। तो खबर ये है कि चिराग पासवान को कहा गया ऊपर से कि आप जाके नीतीश जी से मिलिए, उनके साथ बुके वुके देके फोटो खिंचवाइए, ताकि ये डैमेज जो एनडीए में हो रहा है, एनडीए का डैमेज कंट्रोल हो कि भाई एनडीए में सब ऑल इज वेल है, सब चंगा सी है। तो ये असल में दिखाने की कोशिश की जाए। हालांकि जो विश्वास का अभाव है एनडीए में वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। उपेंद्र कुशवाहा खुले मंच से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता चुके हैं कि काराकाट में उनको भाजपा के लोगों ने चुनाव हरवाया है। बिल्कुल उनको पवन बोलते हैं, वो जो भोजपुरी गायक है क्या, पवन सिंह को भाजपा के लोगों ने प्लाट किया काराकाट में उनके खिलाफ। और अभी फिर जहां पर उपेंद्र कुशवाहा चुनाव की जो 2-4 सीटें मिलेंगी उसमें भाजपा की ये कोशिश है कि जो है उपेंद्र कुशवाहा के कैंडिडेट्स को फिर जो है एक डमी कैंडिडेट उतार करके डैमेज किया जाए। और पवन सिंह का नाम फिर से चल रहा है कि पवन सिंह नबीनगर की एक विधानसभा औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है, राजपूत बाहुल्य सीट है, वहां से उनके चुनाव लड़ने की चर्चा। यानी अगर पवन सिंह भाजपा के सिंबल पे चुनाव लड़ते हैं तो ये बात पक्की हो जाएगी कि लोकसभा चुनाव में पवन सिंह को भाजपा ने उपेंद्र कुशवाहा को कट टू साइज करने के लिए भेजा है। और उनके एक और सांसद हैं आरके सिंह जो आरा से सांसद, अभी माले वहां जीत गई है, उन्होंने भी ये इल्जाम लगाया है, खुल करके कहा है, उन्होंने बाकायदा नाम लेकर के कहा है सुनील सिंह का कि इन्होंने हमको जो है चुनाव हरवाया है। तो बक्सर और ये कारा का आपको मैं बता दूं, बक्सर और ये जो भोजपुर की सीट है ये सवर्ण बहुल सीट है। मतलब बक्सर में ब्राह्मणों की तादाद बहुत ज्यादा है और भोजपुर में राजपूतों की तादाद बहुत ज्यादा है, जिसको भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने फोल्ड में मान के चलती है। तो इस जगह पे जो है वहां बगावती तेवर जो है दिखाई दे रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी वहां दावा ठोक रहे हैं, चिराग पासवान भी वहां दावा ठोक रहे हैं उधर की सीटों पर। और मिथिलांचल में तो खैर है ही, सीमांचल में इनका जोर कम है क्योंकि उनको पता है कि सीमांचल में उनको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला नहीं है। सीमांचल में अगर थोड़ा बहुत फायदा मिलेगा भी तो जेडीयू को मिल सकता है, क्योंकि वही मुस्लिम वोट वाला वो लास्ट में जाकर के थक हार करके हो सकता है कि नीतीश जी के चेहरे पर जो है वोट जेडीयू को थोड़ा बहुत मिलेगा। लेकिन चिराग विराग को तो वोट कहीं भी नहीं मिलने जा रहा है, न चिराग पासवान को मिलेगा न मांझी जी को वोट मिलने जा रहा है। नीतीश जी के नाम पे क्यों मिलेगा? नीतीश जी के नाम पे क्यों मिलेगा? वक्फ का समर्थन तो नीतीश जी ने किया है। हाँ, वक्फ का समर्थन नीतीश जी ने किया है। हालांकि उनका अभी आज भी देखिए इमारत शरिया की पटना में एक बड़ी बैठक अभी भी चल रही है और दिन में भी हुई। अभी एक जो है आम इजलास है, एकदम जो है वो सार्वजनिक सभा है और दिन में जो है इमारत शरिया की जो है शूरा बॉडी, जिसको शूरा कहते हैं हम लोग, उसका जो है उसकी मीटिंग थी, जो मतलब आप हिंदी में उसको कह सकते हैं कार्य समिति की बैठक थी। तो उसमें भी यह प्रस्ताव पारित हुआ है और बहुत तीखा हमला नीतीश कुमार के ऊपर बोला गया है कि नीतीश कुमार का एनडीए का तो विरोध करेंगे और खास करके नीतीश कुमार की पार्टी का हम लोग जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवारों का हम लोग चुनाव में विरोध करेंगे, ये है। और उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के नीतीश जी थोड़ा सॉफ्ट इसलिए दिखते हैं कि उनका जो अपना वोट बैंक का समीकरण है, लवकुश वाला जो समीकरण है, जिसको नीतीश कुमार जी इंडोर्स करते हैं, 12-15% का जो चंक है, मतलब कोयरी कुर्मी कुशवाहा, ये जो इनका अपना है,
तो कुशवाहा को लेकर के, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के थोड़ा सा वो सॉफ्ट दिखते हैं, बहुत होगा। और भाजपा किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार को छोड़ना नहीं चाहेगी, क्योंकि उसको पता है कि अगर नीतीश जी इधर इस फोड़, और नीतीश जी के पास क्या है, नीतीश जी एक बड़ा प्रेशर इसलिए बना पाते हैं कि नीतीश जी को के पीछे हमेशा लालू यादव की एक ताकत खड़ी होती है। नीतीश जी भले ही लालू यादव को कितनी भी आलोचना कर लें, लालू यादव नीतीश जी की कितनी भी आलोचना कर लें, लेकिन एक जो भाई वाली बॉन्डिंग है ना उन दोनों के बीच की, वो बिहार की जनता भी समझती है। शाकिब जी, इस बार वो दरवाजा, मुझे तो जहां तक लगता है कि वो दरवाजा लालू यादव की तरफ से बंद हो चुका है। पोस्ट चुनाव मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ राजीव भाई, पोस्ट चुनाव हो सकता है कि इस कंडीशन में कि अगर भाजपा कोई शिंदे मॉडल करे, कोई शिंदे करने की कोशिश करे नीतीश जी के साथ, तो लालू जी रेस्क्यू करने के लिए तैयार है। और अगर लालू जी अपने सामने नीतीश जी को रेस्क्यू करेंगे तो वो डैमेज कंट्रोल वक्त वाला कर देंगे लालू जी, इतनी क्षमता लालू जी में है, और लालू जी का सम्मान मुस्लिम समाज करता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो कह देंगे कि चलो ठीक है छोटा भाई ये माफ कर दो, वो अपने साथ लेकर के कह सकते हैं कि स्टेटमेंट दे सकते हैं। चूंकि देखिए लालू यादव बहुत लास्ट स्टेज में है, लालू यादव से सहानुभूति लोगों की बढ़ रही है, जो उनके विरोधी है वो भी उस तरह से उनकी आक्रामक होकर के आलोचना नहीं करते हैं। तो अगर लालू जी लास्ट में कह देंगे कि चलो छोटा भाई ये गलती हो गई थी, एक बार आप लोग माफ कर दीजिए, तो हो सकता है कि मुस्लिम समाज जो है वो माफ कर भी सकता है। मतलब वो लालू यादव के ऊपर डिपेंड करता है, लालू यादव के ऊपर डिपेंड करता है। पोस्ट इलेक्शन और पोस्ट इलेक्शन के बाद, इलेक्शन तो नीतीश जी भाजपा के साथ ही लड़ेंगे, इलेक्शन तो भाजपा के साथ ही लड़ेंगे, ये तो तय है। जी बहुत शुक्रिया। आना चाहता हूं क्लोजिंग कमेंट के लिए। जयशंकर जी, सबकी बातें सुन रहे थे आप, लेकिन एक बात फिर मैं वहीं आना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर। और चूंकि आप नासिक में थे और उस दिन 103 ट्रेनों का उद्घाटन कर रहे थे नरेंद्र मोदी, वहां से बीकानेर से, और गरज रहे थे, उस भाषण को आपने सुना, वहीं से आपने फोन भी किया था, आपने बताया भी कि ये सब चल रहा है, मुझे याद है, और आप बता रहे थे। लेकिन क्या ऑपरेशन सिंदूर और उसमें जितनी चीज़ें, क्योंकि उसके ठीक दूसरे दिन 22 तारीख को घटना घटती है, 22 अप्रैल को, 24 अप्रैल को नरेंद्र मोदी मधुबनी पहुंच जाते हैं, गरजते हैं और वहां से बिल्कुल चैलेंज देते, कहते हैं, जोश भरने की कोशिश करते हैं कि आतंक को बिल्कुल साफ कर दूंगा, जड़ से खत्म कर दूंगा, नेस्तनाबूद कर दूंगा। लेकिन 4 दिनों के संघर्ष के बाद जो सीज फायर होता है, उसके बाद क्या नरेंद्र मोदी, अब 4 दिनों की बाद की बात मैं कर रहा हूं, 10 तारीख को घोषणा होती है सीज फायर की, उसके बाद क्या अब इस मौके पे बिहार के चुनाव को प्रभावित करने लायक परिस्थितियां ऑपरेशन सिंदूर के तहत बना पाए हैं नरेंद्र मोदी, या अभी भी रास्ता खोज रहे हैं? नहीं, जो सोचा था वो तो नहीं हो पाया पूरी तरह से, क्योंकि बहुत गर्जे कि मेरी रगों में खून नहीं सिंदूर दौड़ रहा है, और बहनों का सिंदूर उजड़ गया, ये कर दिया वो कर दिया, उसका पाई पाई हिसाब करेंगे। लेकिन आज तक नहीं बता पा रहे हैं कि पहलगांव के जो 4-5 आतंकवादी थे, उसमें से किसी को भी आपने गिरफ्तार किया या किसी को भी मार गिराया कि नहीं। सीधी सी बात यह है, अगर सीज फायर हुआ है और चलो पाकिस्तानी घुटने पे टेक करके आया है, ये भी मान लेते हैं, तो आपने कोई शर्त रखी थी नहीं कि भाई जो आतंकवादी पहलगांव के हमले के लिए जिम्मेदार हैं उनको आप हमको दीजिए, हमको सौंपिए, तो वो भी बात कोई नहीं है। मतलब कहीं से भी कुछ भी सार्थक बात तो दिखाई नहीं दे रही है। हाँ, यह है कि लच्छेदार भाषण करने में उनका कोई सानी नहीं है, उनका कोई मुकाबला नहीं है, और विपक्ष यहाँ पे थोड़ा लाइक करता है, विपक्ष को उस ढंग से उस टर्मिनोलॉजी में बात करने में थोड़ी झिझक भी होती है, क्योंकि बेलौस झूठ बोलना और किसी को आता भी नहीं है। तो बिहार को लेके एक बात है, लच्छेदार में मैं यहाँ पे एक बात थोड़ा सा जोड़ना चाहूँगा। बिहार को आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। बिहार के जो बिहार की जनता है, उसके रगों में, जैसे नरेंद्र मोदी के रगों में गर्म सिंदूर बह रहा है, तो उसके रगों में गर्म राजनीति बहती है। हाँ, तो आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिहार में, और इसीलिए आज तक बीजेपी सत्ता पर काबिज नहीं हो पाई, इसलिए बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री नहीं बन पाया बिहार में। नहीं, दूसरी बात यह भी है कि 89 के बाद से बिहार में कोई अपर कास्ट मुख्यमंत्री नहीं बना। मुख्यमंत्री बने तो सिर्फ नीतीश कुमार कुर्मी बने, या फिर लालू प्रसाद यादव बने, या कुछ दिनों के लिए जीतन मांझी बने, दलित समाज से बने। तो ये भी एक समझने वाली बात है कि वहाँ राजनीतिक चेतना इतनी जागरूक हो चुकी है। अब देखिए असल में क्या है कि ये जो
बातें हो रही हैं कि नीतीश कुमार को मुसलमान वोट देंगे कि नहीं देंगे, या इनको चिराग पासवान को देंगे कि नहीं देंगे। ये लोग अब स्ट्रेटजी पे आ चुके हैं। देखिए, बीजेपी का 2 गेम चल रहा है। एक तो इन लोगों को एक्सपोज करना है, नीतीश कुमार को, चिराग को, मांझी को और उपेंद्र कुशवाहा को, उनके जो जनाधार के बीच में एक्सपोज करना है। ये देखो, अब तुम्हारे काम के तो रहे नहीं, बेचारे हो गए। और अपना गेम खेलना है कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पक्का हो जाए कि यानी देखो यार, मुसलमान तो अब नीतीश कुमार को भी नहीं दे रहे हैं, अब तो चिराग को भी नहीं दे रहे हैं, अब वो एक तरफ जा रहे हैं, तो हिंदुओं तुम क्या सोच रहे हो। तो फिर वो हिंदुओं को पोलराइज करने की कोशिश उनकी होगी, ये सब बहुत क्लियर है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि देखिए, नीतीश कुमार की ताकत जितनी अल्पसंख्यकों में है उससे बहुत ज्यादा ईबीसी में है, अति पिछड़ी जातियों में है, या महादलित समाज में है, उनमें उनकी पकड़ ज्यादा है। जिसको पचपनिया बोलते हैं, वो जातियां जो छोटी छोटी जातियां हैं, उनमें नीतीश कुमार की एक अपील है। बिहार की महिलाओं के बीच में भी उनकी अपनी एक अपील है। अब वो सब चलेगा कि नहीं चलेगा, जैसा अभी साकिब बता रहे थे, देखिए 123 सीटें तो बीजेपी नीतीश कुमार को, उनके जदयू को देने से रही। किसी भी क्राइटेरिया पे हमको नहीं लगता है कि 60-70 सीटों से अधिक नीतीश कुमार की पार्टी को बीजेपी देने जा रही है, क्योंकि चिराग पासवान को अगर 5 सांसद उसके जीत के आए हैं और पिछले चुनाव में भी 15-20 सीटों को उन्होंने प्रभावित किया था, तो उसके मद्देनजर 30-35 सीटों से कम पे तो वो राजी होने से रहे। जिधर राम मांझी भी दर्जन भर सीटों पे क्लेम कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी कम से कम 4-5 सीटें, मान लो नीतीश कुमार भी अपने पास से देंगे, चाहे 60-70 में से दें, चाहे कितने में से भी दें, उन्हीं को देना पड़ेगा। बीच में चर्चा चल रही है कि एक जो ढुलमुल यकीन है, मुकेश सहनी, सन ऑफ मल्लाह जो कहते हैं, वो कब पाला बदल के इधर से उधर हो जाते हैं, कब उधर से इधर हो जाते हैं, तो उनकी भी अपनी एक बारगेनिंग होगी। 2-4-10 सीटें उनको भी चाहिए हो, ताकि उसको बेच करके कुछ पैसे बन जाए। लोकसभा के चुनाव में वो काम तेजस्वी के जरिए किया उन्होंने, सीटें लेकर के अपने समाज से एक भी टिकट नहीं दिया और बेच दिया दूसरों को, पता लगा कि सब सीटें साफ हो गई। तो वो लोग भी हैं, तो इन सबको एकोमोडेट करना बीजेपी के बस का काम नहीं। बीजेपी इस बार डिटर्मिन जरूर है कि सबसे अधिक सीटों पे बीजेपी चुनाव लड़ेगी, ये बात तय है। और वो चाहेगी कि जब भी कभी हो बात आए तो हम बार बार नहीं कि हम सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी सबसे छोटी पार्टी के आदमी को मुख्यमंत्री बनाए, ये तो क्लियर कट है। और नीतीश कुमार भी इस बात को जानते हैं। अब यह है कि उनके सामने जो चुनौतियां नीतीश कुमार को, एक तो बेटे को राजनीति में स्टैब्लिश करना उनका मकसद रह गया है, दूसरा है कि इतिहास पुरुष तो बन ही गए कि सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार के, एक इनका ये भी एक रिकॉर्ड बन गया है। अब उसके बाद अगर कुछ बात बनती है, इस लायक बनता है कि नहीं, सरकार बनाने की स्थिति बनती है, तो अगर बिहार में नहीं बनाते तो केंद्र में फिर उस ढंग से एडजस्ट करना पड़ेगा। इस तरह की तमाम बातें हो सकती है, लेकिन ये तब जब एनडीए को उतना सपोर्ट मिलेगा। लेकिन जैसे आपने बीच में इंटरप्ट किया था, बिहार का राजनीतिक इतना जागरूक हो गया, मतदाता राजनीतिक रूप से इतना जागरूक है, पिछड़ों में इतनी जबरदस्त चेतना आ गई है जातिगत जनगणना को लेकर के। चूंकि उस काम को शुरू किया था राहुल गांधी ने, तेजस्वी यादव ने, अखिलेश यादव ने, आपने तो लगातार विरोध किया था। वो सारी बातें एक एक करके निकल के आएंगे ना भाई। और अभी भी देखिए, मोदी जी सिंदूर गरम लहर दौड़ रहा है और क्या कर रहा है, ये सब तो बोलने के माहिर हैं वो। लेकिन लालू प्रसाद जितना लोकल डायलेक्ट में बिहार के लोगों को कनेक्ट कर लेते हैं, आज भी उसका कोई जवाब नहीं है। लालू यादव ठीक है, शारीरिक रूप से अशक्त हो चुके हैं, उसमें थोड़ी है, लेकिन जितनी अपील आज भी उनकी है और उसी टर्मिनोलॉजी में जिस ढंग से वो बात करते हैं पब्लिक के बीच में, अगर 2-4-10 सभाएं उन्होंने कर लिया तो फिर ये सब इनका सिंदूर धुल के बाहर हो जाएगा, और रगों से बाहर निकल करके फिर वो हो जाएगा। जो खून गर्म था वो भी तो ठंडा पड़ चुका है। ये तो सबसे बड़ी बात है राजीव जी, कि जो अंधभक्त हैं वो सब जब चर्चा करते हैं तो वो कहते हैं कि बात तो सही है भाई, खून गर्म हो चाहे सिंदूर गर्म हो, लेकिन संघर्ष विराम के लिए क्यों तैयार हो गए? एक भी बात हमारी मानी नहीं गई, एक भी काम हमारे पक्ष में हुआ नहीं, फिर क्यों सरेंडर कर गए? अब या तो ट्रंप के दबाव में आए हों, चाहे जिसके दबाव में भी आए हों, लेकिन बात यही है कि हमको ऑपरेशन रूप से ऐसा कुछ भी हासिल नहीं हुआ। एक भी बड़ा आतंकवादी नहीं मारा गया, चाहे वो मसूद अजहर हो, चाहे हाफिज सईद हो, चाहे सैयद सलाउद्दीन हो, वो सब तो निकल गया, फिर कहीं और ठिकाने बना लेंगे। अभी खबरें आ रही है कि बांग्लादेश में कुछ नए आतंकवादी ठिकाने शुरू करने जा रहा है, ISI की मदद से कुछ होने जा रहे हैं, या पाकिस्तान में भी हो जाएगा। तो फिर आपने हासिल क्या किया? पहलगांव के हत्यारों को या पहलगांव की उन बहनों को, बेटियों को कहां से न्याय मिला जिनके सिंदूर पूछ गए थे? उसको न्याय तो मिला नहीं, एक भी नहीं मारा गया आतंकवादी, एक भी आतंकवादी गिरफ्तार नहीं हुआ।
तो आपको कहीं ना कहीं बिहार के लोग तो सवाल पूछेंगे। और मुझे लगता है कि इंटरनेशनल फोरा पे भी जो हमारे प्रतिनिधिमंडल के लोग गए हैं, चाहे वो अपोजिशन के हों, चाहे भाजपा के निशिकांत दुबे जैसे लोग, लंपट जैसे लोग भी हैं, वो लोग भी गए हैं, तो उनसे इंटरनेशनल मीडिया तो पूछेगा क्योंकि वहां पे गोदी मीडिया नहीं चलता है। वहां मीडिया ये नहीं पूछेगा कि आम काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं। वहां तो पूछेगा कि साहब पहलगांव में जो हमला हुआ वो कैसे हो गया, कहाँ थी आपकी इंटेलिजेंस, कहाँ था आपका सुरक्षा तंत्र, और आप जो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकवादी ठिकानों को नष्ट कर रहे थे, तो आपके प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि हमारी सेनाओं ने रहीम यार खान में पाकिस्तान का एयरबेस ध्वस्त कर दिया। तो ये सारी बातें एक साथ कैसे चल लेंगी? तो कहीं ना कहीं आपकी जवाबदेही बनेगी, और इसीलिए लोग पार्लियामेंट का सेशन नहीं बुलाना चाहते हैं। और ये बार बार हो रहा है कि राहुल गांधी ऐसा बयान दे रहे हैं जैसे पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। राजीव जी, हमने एक बार पहले भी इससे पहले कहा था, जब मुंबई पे आतंकवादी हमले हुए थे 26 नवंबर को, उस समय का परिदृश्य थोड़ा सोच करके देखिए। मना करने के बाद गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी तुरंत बंबई अगले दिन पहुंच गए थे, और वहां से उन्होंने जो बयान जारी किए थे, उसके बाद भाजपा ने जो एक पन्ने का पूरा विज्ञापन जारी किया था, ये क्या ऐसा हो गया, देश कैसे हाथों में हो गया, हमारा देश असुरक्षित हो गया है। उसके बाद गृह मंत्री शिवराज पाटिल को त्यागपत्र देना पड़ा था। उसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख को त्यागपत्र देना पड़ा था। इस बार पहलगांव की जिम्मेदारी कौन लेगा? सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी थी? गृह मंत्री ने क्या इस्तीफा दिया? और किसी जिम्मेदार आदमी ने इसके बारे में कभी कोई जिम्मेदारी ली? तो अगर उस तरह की बातें उठेंगे तो सवाल तो उठेंगे। अब आप कब तक आप अपोजिशन के कटघरे में खड़ा करते रहिएगा कि साहब पाकिस्तान की भाषा बोल रहे? भाई साहब, आप ही बता दीजिए कि 26 नवंबर के बाद 27 या 28 नवंबर को आपने कौन सी भाषा बोली थी? वो भी तो आतंकवादी हमला था, बहुत बड़ा आतंकवादी हमला था। तो ये सारी बातें देखिए, बिहार के लोग तो जागरूक हैं, सवाल पूछेंगे, पूछने की जद में अगर नहीं आ पाए, अगर आपने घेरे से बाहर कर दिया तो एक अलग बात है, लेकिन मतदान करते समय उसका जवाब देंगे और जरूर देंगे। जी राज जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जयशंकर जी, बहुत शुक्रिया प्रेम कुमार जी, शाकिब जी, प्रशांत टंडन जी, अमलेंदु उपाध्याय जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इस चर्चा में बने रहने के लिए। आप तमाम साथियों, आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ इस चर्चा में बने रहने के लिए, अपने विचार कमेंट बॉक्स के ज़रिए कमेंट करने के लिए। धतरवाल जी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत आभार आपका भी। जय सोलंकी भी हैं, हमारे गुजरात में केवट है कहावत कुछ लिख रहे हैं, और एके हमारे साथ है, फजल अली जी हैं, जसल दलजीत साहब हैं, और सदाशिव राउत जी हैं, ओम प्रकाश जी, मोमिन खान साहब। आप तमाम दोस्तों इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूं। कल शाम 7 बजे फिर हाजिर होऊंगा कुछ ऐसी खबरों के साथ, कुछ ऐसे ही पैनलिस्ट दोस्तों के साथ, और आप सबका हमेशा की तरह इंतज़ार रहेगा। तो जुड़िए और देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार, गुड नाइट।